अध्याय 151 एक अमीर आदमी से दोस्ती करें। ये शब्द सुनकर जुआन लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे वो मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं उसका हाथ थाम सकता हूं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम हद से ज्यादा आत्ममुग्ध नहीं हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए कुंवारी ही रहे? तुम्हारा ये जुनून एक मानसिक विकार है। जाओ और खुद को पागलखाने में भर्ती करा लो। चुचुयान का चेहरा गुस्से से भर गया। मेरे और मेरे पति के बीच के मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। आमतौर पर शांत रहने वाली वह भी इस स्थिति पर गुस्सा हो रही थी। उसे क्या हो गया है? जुआन भी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा सामान्य दिखती है। शिकुन ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर कहा, मैंने तुम्हें स्वर्ग से उतरी परी समझा था और धीरे धीरे तुम्हारा पीछा करने का इरादा किया था, लेकिन लगता है मेरी योजना कामयाब नहीं होगी। अगर मैं इसी तरह समय लेता रहा तो कोई और आदमी मुझसे पहले तुम तक पहुंच जाएगा। एक तरफ खड़ी क्याओ जुइंग कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रही थी। युवा स्वामी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुआन, लेकिन वह बोल नहीं पाई क्योंकि वह ये साबित नहीं कर पाती कि उसने यह बात उनसे क्यों छिपाई थी। जुआन और चुचुयान ने भी आश्चर्य भरी निगाहों से क्याओ जुइंग की ओर देखा। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्याओ जुइंग जुआन के नपुंसक होने की बात शिकुन से छिपाएगी। जुआन ने अपनी पत्नी को कोहनी मारी और धीरे से फुसफुसाया, देखा, भले ही स्नो मुझे उस बारे में ताने मारती रहती है, फिर भी वह मेरी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करती है। चुचुयान भी इस स्थिति को लेकर असमंजस में थी। क्या ये दोनों सचमुच वही, क्या कहा था वो, प्यार करने वाला झगड़ने वाला जोड़ा है जिनका उसने पहले जिक्र किया था? उनकी अंतरंग बातचीत ने शिकुन के दिल में जल रही क्रोध की आग को और भड़का दिया। मैं झंझट छोड़कर सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यही अभी मैं जुआन को मार डालूंगा और तुमसे अपना हिसाब चुकता कर लूंगा। आपने शिकुन को ट्रोल करके 678 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चुचुयान का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। तो तुम ही थे सारे दोषी। तुमने स्नो को चू कबीले में शामिल किया और अपने इतने सारे चमचों को अकादमी में भेजा सिर्फ मुझे अपना बनाने के लिए। जी हाँ, मैं तुम्हें देखते ही मोहित हो गया था, इसलिए मैंने इतने सालों में इसके लिए कई इंतजाम किए। कई महिलाओं ने खुद को मेरे सामने पेश किया, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं। हमारा रिश्ता परिपूर्ण होगा, पवित्रता पर आधारित होगा। क्या तुम मेरे तुम्हारे प्रति अटूट समर्पण से प्रभावित नहीं हो? शिकुन ने उम्मीद भरी निगाहों से चुचुयान की ओर देखा। साथ ही वह बहुत विचलित भी महसूस कर रहा था। उसके हृदय में बसी देवी को किसी दूसरे पुरुष के हाथों अपवित्र कर दिया गया था और वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि क्या इन कुछ दिनों में उनके बीच और भी अंतरंग संबंध रहे होंगे। इस संभावना के बारे में सोचना ही उसे पागल करने के लिए काफी था। उसने अपनी सपनों की रानी को पाने के लिए 1 दशक से भी अधिक समय तक मेहनत की थी। आखिरकार सब कुछ उसकी मुट्ठी में था, बस उसे पहल करनी थी। लेकिन एक और आदमी उससे पहले ही उस तक पहुंच गया। भला उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? आपने शिकुन को ट्रोल करके 785 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम मुझे घृणास्पद लगते हो, चुचुयान ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। आप? शिकुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे बलिदानों के बाद उसका ऐसा अंजाम होगा। उसका चेहरा इतना काला पड़ गया कि ऐसा लग रहा था मानो उसके रोम छिद्रों से स्याही रिसने लगेगी। बहुत खूब, चूंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है तो लगता है मुझे जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। शुरुआत में शायद तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन एक बार जब तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा तो आखिरकार तुम मुझे स्वीकार कर लोगी और मुझसे प्यार करने लगोगी। हा हा हा। बेशर्म। चुचुयान की आंखें ठंडी और कठोर थीं, और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे शिकुन की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि शिकुन पहले से ही तैयार था। उसने चुचुयान के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने चारों ओर 4 बवंडर बुला लिए। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई शिववंश के पवन देव सूत्र में सर्वोच्च स्तर की महारत हासिल कर ले तो वह 9 विनाशकारी बवंडर उत्पन्न कर सकता है जो तबाही मचा सकते हैं। यद्यपि वह इस समय केवल 4 ही बवंडर उत्पन्न कर पा रहा था, फिर भी अपने हमउम्र लोगों की तुलना में उसे शिववंश के संपूर्ण इतिहास के 3 सबसे प्रतिभाशाली साधकों में से एक माना जा सकता है। पलक झपकते ही दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे, जिससे भयंकर हिमपात मच गया। आसपास की घास पाले से ढक गई और इलाके के कई पेड़ तेज हवा के कारण उखड़ गए। चुचुयान के पीछे जुआन ने चुपके से जहरीला कांटा निकाल लिया और जैसे ही शिकुन को कोई मौका मिलता उस पर अचानक हमला करने के लिए तैयार था। भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखे। हालांकि उसकी योजना कभी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि शिकुन के गुर्गे मूर्ख नहीं थे। चौथे दर्जे के 2 और तीसरे दर्जे के 5 साधक तुरंत जुआन की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि शिकुन जुआन से कितनी नफरत करता है और वे यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर वे अपने हाथों से जुआन की जान ले लें तो उन्हें भरपूर इनाम मिलेगा। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि जुआन कमजोर नहीं था। हालात पहले से ही काफी गुस्से में थे और फिर भी इन चापलूसों ने ऐसे मौके पर उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार की एक ही वार से उसने तीसरे दर्जे के एक साधक की जान बेरहमी से ले ली। बाकी बचे 6 नौकर तुरंत जम गए। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उनमें से कोई भी यह नहीं देख पाया था कि जुआन ने वह घातक वार कैसे किया था। उसकी तलवार स्पष्ट रूप से शिकुन की ओर थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह एक असामान्य कोण पर मुड़ गई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उनका एक साथी गिर चुका था। इस भयावह घटना ने जुआन को हराने के उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया, जिससे वे हिचकिचाने लगे। क्याओ जुइंग, जो इतने समय से उसे देख रही थी, वह भी चिंतित हो गई। वह जानती थी कि जुआन इतने समय से चू कबीले में मूर्खता का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में तलवारबाजी में इतना कुशल होगा। उसे अचानक उस घटना की याद आ गई जब जुआन उसे खींचकर झील में ले गई थी। उसने सोचा था कि पानी के डर के कारण ही उसे उस समय इतनी आसानी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब वह उस घटना के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि जुआन की अप्रत्याशित ताकत ने भी शायद इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके हाथों को अपनी छाती पर ऊपर नीचे हिलाने के बारे में सोचते ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह सचमुच एक नीच और घिनौना बदमाश है। आपने क्याओ जुइंग को ट्रोल करके 128 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन के हमले से बाकी 6 गुंडे डर गए थे, लेकिन इतना डरना उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था। उनकी शुरुआती योजना जुआन का सीधे सामना करके उसे हराने की थी, लेकिन अब उन्होंने अलग अलग होकर उसे घेरने का फैसला किया। जुआन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 6 कुशल साधकों से घिरे होने पर वह कुछ नहीं कर सकता था।
वह केवल सूरजमुखी प्रेतवाद का उपयोग करके उनके हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से ये साधक जिया झेंगजिंग और अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक कमजोर और कम कुशल थे, अन्यथा शायद अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। सभी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि इस लड़ाई का सार शिकुन और चुचुयान के बीच होने वाले संघर्ष में निहित है। यदि शिकुन जीत जाता तो जुआन का भी निश्चित रूप से पतन हो जाता। यदि चुचुयान जीत जाती तो उन जैसे तीसरे और चौथे दर्जे के साधकों का समूह उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अचानक शिकुन जोर से हंस पड़ा और बोला, चुयान, अगर तुम अपनी चरम सीमा पर होते तो शायद मेरे पास तुम्हें हराने का लगभग बराबर मौका होता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में जीत की कोई उम्मीद नहीं है। पवन देव सूत्र का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए उसकी तलवार उस पर प्रहार करती है, जिससे अनगिनत परछाइयां बनती हैं, मानो कोई तूफान तटरेखा को तबाह कर रहा हो। चुचुयान ने शिकुन की बातों को अनसुना कर दिया और शिकुन के हमले से निपटने के लिए अपने सामने बर्फ की एक दीवार खड़ी कर ली। तलवारें कर्कश झंझनाहट भरी आवाजों के साथ बर्फ की दीवार पर जा गिरी और जल्द ही बर्फ की दीवार की सतह पर दरारें पड़ने लगी। दरारें देखकर शिकुन जोर से हंस पड़ा, जबकि चुचुयान की भौहें और भी सिकुड़ गईं। अंततः बर्फ की दीवार टूट गई और शिकुन एक बवंडर में परिवर्तित होकर तेजी से आगे बढ़ा। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज, चाहे वह चट्टान हो या पत्थर, चूर चूर हो गई। अब उसके और चुचुयान के बीच कोई भी बाधा नहीं रह सकती थी। चुचुयान जानती थी कि अपनी वर्तमान स्थिति में शिकुन के साथ सीधी लड़ाई में उसे नुकसान होगा, इसलिए उसने उसे चकमा देने का विकल्प चुना। वह युद्ध के मैदान में ऐसे नाच रही थी मानो तूफान में कोई बर्फीली परी हो। चुचुयान की चोटों के बारे में जानकर जुआन चिंतित हो गया और उस पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि इलाके में आए भीषण तूफान के कारण चुचुयान पीछे हट रही थी। हालांकि अभी तक तूफान का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही समय में ये प्रचंड शक्ति उसे भी अपनी चपेट में ले लेगी। चिंता से उसका दिल कांप उठा। क्षण भर के लिए हुई लापरवाही के कारण उसे कुछ और चोटें आईं, लेकिन सौभाग्यवश वह किसी भी घातक चोट से बच गया। चुचुयान इस समय रक्षात्मक मुद्रा में थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने लड़ाई छोड़ दी थी। जल्द ही जिस अवसर का वह इंतजार कर रही थी वह आ गया और उसने ठंडी सी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता था कि तूफान लाने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे पास है? उसकी तलवार एक सुंदर चाप में घूमती हुई नृत्य की याद दिलाती थी। उसके चारों ओर तेजी से हिमपात होने लगा और फिर वह शिकुन की दिशा में आगे बढ़ने लगा। दो तूफानी मोर्चों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिससे विनाशकारी हवा के झोंके उठे जो चारों ओर फैलते हुए हर चीज को तबाह कर गए। घास, पेड़ और यहाँ तक कि चट्टानें भी उनके प्रचंड हमले में दो टुकड़ों में बंट गईं। अपनी ओर आती भयानक भूकंपीय लहर को भांपते हुए अन्य युद्धरत साधक तुरंत पीछे हटकर छिप गए। तीसरे दर्जे के शुरुआती साधकों में से एक समय पर बच नहीं पाया और घूमते हुए बर्फ के टुकड़ों की चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर में खून से लथपथ छेद हो गए। जुआन स्तब्ध रह गया। पांचवें दर्जे के साधकों की शक्ति वास्तव में उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि युआन वैंडोन पर उसकी विजय वास्तव में आधुनिक तकनीक की सहायता से ही संभव हो पाई थी। इसी बीच चुचुयान और शिकुन तूफान के केंद्र में खड़े थे। उनकी परछाइयां इधर उधर झिलमिला रही थीं क्योंकि वे एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि हिमपात के आगे आंधी कमजोर पड़ रही है और जल्द ही स्थिति ऐसी हो गई कि चुचुयान के चारों ओर 20 मीटर के दायरे में सब कुछ बर्फ से ढक गया। शिकुन के बाल, हाथ पैर और शरीर की सतह पर पाले की एक मोटी परत जम गई थी। इस नतीजे से वह भी हैरान रह गया। ये समझना आसान है कि इस महिला को ब्राइटन मून शहर की सबसे प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभा क्यों कहा जाता था। उसकी वर्तमान स्थिति के बावजूद सीधे मुकाबले में मैं उसके सामने कमजोर ही साबित होऊंगा। तुम वहां क्यों सुस्ती दिखा रही हो? जल्दी करो। शिकुन ने कियाओ जुइंग को घूर कर देखा। अब जब उसने चुचुयान पर हमला कर दिया था तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस समय उसे अपनी शान या मान सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। या यूं कहें कि अगर चुचुयान और जुआन यहां से जिंदा निकल गए तो वह और पूरा शी परिवार शर्मिंदा हो जाएगा। कियाओ जुइंग अब भी गहरी दुविधा में थी। वह चुचुयान के विरुद्ध कोई कदम उठाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह युवा स्वामी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकती थी। अपने होठों को दबाते हुए उसने अंततः जुआन की ओर बढ़ने का फैसला किया। युवा मालिक ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए अगर वह इस घृणित व्यक्ति से निपटने जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जुआन ने अपनी जीभ चटकाए। ये झगड़ालू औरत हार मानने को तैयार ही नहीं है ना। पांचवें दर्जे के एक साधक के मैदान में उतरते ही जुआन पर दबाव तुरंत बढ़ गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शायद कियाओ जुइंग के संयम बरतने के कारण या शायद अन्य साधकों के साथ उसके समन्वय की कमी के कारण वह इतने शक्तिशाली दल के सामने बड़ी मुश्किल से ही टिक पाया। दूसरी ओर शिकुन ने जब देखा कि कियाओ जुइंग ने क्या किया है तो वह नाराज हो गया। ये स्पष्ट होना चाहिए था कि वह कियाओ जुइंग को अपना साथ देने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने जुआन पर हमला कर दिया। क्या उसके मन में अब भी चू वंश के प्रति कोई लगाव है? हालांकि अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अभी उसे अपना पूरा ध्यान चुचुयान से निपटने पर लगाना था। वैसे भी अगर बाकी लोग जुआन को जल्दी काबू कर लेते तो वे अपनी सारी ताकत चुचुयान से निपटने में लगा सकते थे। चुचुयान ने जुआन की तरफ की स्थिति पर भी ध्यान दिया। जुआन पहले से ही मुश्किल में था, उसे एक साथ 6 साधकों से निपटना पड़ रहा था और स्नो के शामिल होने से उसकी हालत और भी खराब हो गई। इस घबराहट भरे क्षण के कारण उसका चेहरा अचानक असामान्य रूप से लाल हो गया। इसके तुरंत बाद उसने बर्फ के टुकड़ों से भरा ताजा खून उगल दिया, जिससे उसकी आभा काफी कमजोर हो गई। शिकुन बहुत खुश थी। लगता है उसकी चोटें अब उभरने लगी हैं। वाह, अब तो मैं हार ही नहीं सकती। उसने तुरंत उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति पूरी तरह से पलट गई। जुआन ने चुचुयान की अप्रत्याशित मुश्किल को तुरंत भांप लिया। खुद की भयानक स्थिति को देखते हुए दोनों का अंत होना तय था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, जरा रुको, मैं तुम्हारे स्वामी का मित्र हूँ। कियाओ जुइंग ने आंखें घुमाई। तुम छोटे मालिक के दोस्त हो। हा, क्यों ना तुम ये कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह ज्यादा विश्वसनीय होता। बाकी गुंडे जुआन की टिप्पणी को अनसुना करके अपना हमला जारी रखने पर तुले हुए थे, लेकिन अचानक शिकुन ने चिल्लाकर जवाब दिया, वहीं रुक जाओ। वह सचमुच मेरा दोस्त है। अध्याय 152, मित्र की पत्नी पर ललचाना नहीं चाहिए। शिकुन की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। कियाओ जुइंग और शिकुन के बाकी चमचों के चेहरे पर पुनर्तः अचंभे का भाव था।
क्याओ जुइंग को तो ये भी शक होने लगा कि क्या युवा मालिक का दिमाग खराब हो गया है। भला वो जुआन के दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। चुचुयान भी पूरी तरह से अचंभित थी। इस बार शीकुन क्या करने वाला है? लेकिन सबसे ज्यादा अचंभित तो शीकुन ही था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग सुन्न हो गया हो, क्योंकि उसके दिमाग में दो परस्पर विरोधी विचार उमड़ रहे थे। उसे तो ये भी लगने लगा कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया। इसी बीच जुआन ने राहत की सांस ली। इस नाजुक घड़ी में उसने अपनी नई कला अमीर आदमी से दोस्ती करना का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे हैरानी होती है कि यह क्षमता मेरे पैसे कैसे गायब कर देती है। क्या मेरे नोट रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मुझे अपने नोट साथ लाने होंगे या एक क्षमता मेरे स्वामित्व वाले किसी भी पैसे पर लागू होती है? धत्तेरे की, मेरे 100,000 चांदी के सिक्के पल भर में गायब हो गए। आतिशबाजी भी धमाके के साथ फूटती है, लेकिन मेरे 100,000 चांदी के सिक्के बिना किसी आवाज के गायब हो गए। जिस अपराधी ने उसे यह कौशल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था, उसे देखते ही वह गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। वह बाहें फैलाकर शीकुन की ओर बढ़ा, मानो उसे गले लगाने की तैयारी कर रहा हो। आह मेरे दोस्त, हमारे बीच पहले हुई गलतफहमी के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। क्याओ जुइंग ने जुआन को ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे मालिक के कंधों पर हाथ रखने की? हाँ, तुम्हारे हाथ तो कटने वाले हैं। चुचुयान का दिल भी घबराहट से जोर से धड़कने लगा। वह चुपचाप उन दोनों के पास गई और शीकुन द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने पर जुआन को बचाने के लिए तुरंत आगे आने को तैयार थी। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच शीकुन ने भी अपनी बाहें फैलाकर जुआन को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया और जवाब दिया, मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि मुझे पहले क्या हो गया था। कृपया मेरी पिछली मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दें। क्याओ जुइंग ने हैरानी से अपनी आंखें मल लीं। हे भगवान, मेरी तो आंखें खराब हो जाएंगी। आखिर छोटे मालिक और जुआन की दोस्ती कब हो गई? क्या आज मेरा मूड खराब है, या मैं सच में सपना देख रही हूँ? उसने अपने आसपास के चापलूसों पर नजर डाली, लेकिन उसे चारों ओर घृणा के भाव ही दिखाई दिए। उनकी प्रतिक्रियाओं से उसे स्पष्ट हो गया कि वह भ्रम में नहीं थी। चुचुयान को भी अपनी आंखों के सामने घट रही स्थिति बेहद हास्यास्पद लगी। इससे उसे शक हुआ कि जुआन शुरू से ही शीकुन के साथ मिलीभगत कर रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीकुन के स्वभाव को देखते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने अधीनस्थ को मेरा पति बनने दे। अगर ऐसा है तो जुआन को शायद किसी दूसरे कबीले ने भेजा है। क्या वह सम्राट के गुट से है या महारानी के गुट से? अचानक चुचुयान को लगा कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंततः वह उनकी चालों में फंस ही गई। आपने चुचुयान को ट्रोल करके 512 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। वह अकेली नहीं थी जो इस समय अपने जीवन पर सवाल उठा रही थी। बाकी लोग भी जुआन के प्रति काफी आक्रोश पैदा कर रहे थे। जुआन अपने शरीर में बढ़ते क्रोध बिंदुओं से परेशान हो गया। प्रिय, कृपया अभी शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। जैसे ही वह और शीकुन एक दूसरे को गले लगाने वाले थे, उसने विषैले कांटे को बुलाया और उसे सीधे अपने लक्ष्य की ओर कर दिया। वह सोच रहा था कि अमीर आदमी से दोस्ती का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि समय सीमित था और दोस्तों की अवधारणा बहुत स्पष्ट थी। आखिरकार हर किसी की इसकी अपनी अपनी व्याख्या होती है। हालांकि उसे लगा कि दोस्त, चाहे वे किसी भी तरह के हों, एक दूसरे के साथ होने पर शायद सतर्क नहीं होंगे, जिससे उसे अपने जहरीले हथियार का इस्तेमाल करने का एकदम सही मौका मिल गया। जब तक वह दूसरे व्यक्ति के काफी करीब पहुंचकर उसे चोट पहुंचा सकता था, तब तक वह आसानी से किसी भी हत्या को अंजाम दे सकता था। जैसे ही पॉइजनस प्रिक तेजी से शीकुन के पास पहुंचा, शीकुन के चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसने अपनी तलवार से पॉइजनस प्रिक को रोका और फिर जुआन के पेट में जोरदार मुक्का मारा। जुआन लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। सौभाग्यवश उसने शुरू से ही अपना बचाव कर रखा था और अंतिम क्षण में सनफ्लावर फैंटम का उपयोग करके वार के प्रभाव को कम करने में सफल रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह एक ही मुक्का उसकी जान लेने के लिए काफी होता। एक बार फिर इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। अभी एक पल पहले ही वे दोस्त थे और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन पल भर में ही उनके बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की। आखिर यह किस तरह का विचित्र नाटक था? चुचुयान अचंभित थी, लेकिन फिर भी वह जुआन को पकड़ने और शीकुन को किसी भी तरह के जवाबी हमले करने से रोकने के लिए आगे बढ़ी। जुआन चुचुयान की बाहों में गिर पड़ा, लेकिन जो कुछ हुआ था उससे वह इतना भ्रमित था कि उसके कोमल और सुकून भरे आलिंगन का आनंद नहीं ले पाया। इसके बजाय उसने शीकुन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्यों? हम तो साफ साफ दोस्त हैं। उसे मौजूदा हालात समझ नहीं आ रहे थे। कीबोर्ड सिस्टम अक्सर उसे भयानक इनाम देता था, लेकिन इससे पहले उसे कभी भी इसके उपकरणों की प्रभावशीलता में कोई समस्या नहीं हुई थी। अब यह उसे धोखा क्यों दे रहा है? शीकुन अब भी उससे सावधान क्यों है और यहाँ तक कि उसकी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? शीकुन ने जुआन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम दोस्त हैं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि आपकी पत्नी खूबसूरत है। जैसा कि कहावत है, दोस्त की पत्नी सबके लिए उपलब्ध होती है। 1 मेरे पास आपको निराश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जुआन के दिमाग में हर तरह की अश्लील गालियां दौड़ रही थीं। अगर सिस्टम उसके रेज पॉइंट्स को भी इकट्ठा कर पाता तो उसके पॉइंट्स का बैलेंस रॉकेट की तरह ऊपरी सीमा को पार कर जाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हत्या का प्रयास वास्तव में इस वजह से विफल हो जाएगा। सचमुच, अमीर आदमी से दोस्ती करो वाली कहावत ने शीकुन को उसका दोस्त बना दिया था, लेकिन यह नीच कमीना चुचुयान के प्रति अपनी कामुक सोच को रोक नहीं पाया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। दूसरे शब्दों में, वह चुचुयान को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, चाहे जुआन उसका दोस्त हो या न हो। धत्तेरे की, मैं इस संभावना को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? शीकुन जैसा निर्दयी व्यक्ति अपने दोस्त को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा, बशर्ते उसे इससे कुछ फायदा हो। धिक्कार है, ये तो 100,000 चांदी के सिक्के थे। सब कुछ यूं ही बर्बाद हो गया। जुआन ने सोचा था कि पल भर में 100,000 चांदी के सिक्के खोने से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता, लेकिन वह बुरी तरह गलत साबित हुआ। दुनिया के सबसे दुख भरे गीत भी उस पीड़ा को बयां नहीं कर सकते जो वह इस समय महसूस कर रहा था। जहां तक मुझे समझ आता है, भले ही यह कौशल किसी व्यक्ति के मेरे प्रति स्नेह के स्तर को बदल सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता।
आखिर दोस्त भी कभी कभी एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसलिए मुझे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि किसी से दोस्ती करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। धत तेरे की, क्या इस दुनिया में कोई रिवाइंड बटन है? मुझे सब कुछ फिर से करने दो। शीकुन धीरे धीरे जुआन के पास गया और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम अचानक मेरे दोस्त कैसे बन गए, लेकिन एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम शांति से इस दुनिया से विदा हो सकते हो। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब से उसे यह क्रोध शक्ति मिली थी, तब से वही दूसरों को क्रोधित करता था और उन्हें घबराहट में पैर पटकने पर मजबूर करता था, लेकिन हमेशा की तरह पहली बार इस बार वह खुद क्रोधित हो रहा था। शीकुन हद से ज्यादा भ्रष्ट और विकृत था। उसके लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था। केवल जुआन ही क्रोधित नहीं थी। चुचुयान के चेहरे पर भी कठोर भाव थे और उसने शीकुन को घूरते हुए कहा, दुनिया शी वंश के छठे युवा स्वामी की एक विनम्र सज्जन के रूप में प्रशंसा करती है, लेकिन कौन जानता था कि उनकी वाक्पटुता के मुखौटे के पीछे एक दुष्ट दरिंदा छिपा है। क्याओ जुइंग ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। उसके सामने खड़ा शीकुन वाकई उसकी यादों में बसे उस आदमी से बहुत अलग था। वह समझ सकती थी कि जिस स्त्री को वह पसंद करता था, उसे पाने के लिए उसने कुछ छल कपट का सहारा लिया होगा, लेकिन इस कालकोठरी में आने के बाद से शायद इसलिए कि वह जानता था कि अंदर जो कुछ भी होगा वह गुप्त रहेगा, उसने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया था, जिनका वह आमतौर पर पालन करता था, और अपनी मनमानी करने लगा था। ये शीकुन उसे बेहद अपरिचित लगा, जिससे उसे गहरे दुख का एहसास हुआ। शीकुन ने निर्ममता से ताना मारा, चुचुयान, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। अगर तुम दूसरे पुरुषों के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी न रखती, तो मैं कभी घबराकर ऐसे कदम नहीं उठाता। तुम पागल हो, चुचुयान चिल्लाई। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जुआन ने अंगूठा ऊपर करके उसकी तारीफ की। फिर उसने भी अपनी बात जोड़ी, तुम कमीने। शुरू में शीकुन ने जुआन के ताने बाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसकी नजर में जुआन तो पहले से ही मरा हुआ था और उसके द्वारा की गई गालियां कमजोर की अंतिम सांसें मात्र थीं। वास्तव में जुआन की लगातार बकवास उसकी ताकत और शक्ति का और सबूत थी, जिससे उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। हालांकि उसे चुचुयान के साथ ऐसा करते देखना एक अलग ही अनुभव था। ऐसा लग रहा था मानो वे ही असली जोड़ी हो, और इससे उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। आपने शीकुन को ट्रोल करके 996 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। हरामखोर जुएन, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शीकुन के चारों ओर की रोशनी अचानक विकृत हो गई। करीब से देखने पर पता चला कि उसके चारों ओर हवा के कई पारदर्शी ब्लेड तैर रहे थे, जो किसी भी क्षण हमला करने और खून बहाने के लिए तैयार थे। तूफानी ब्लेड, एक भयंकर चीख के साथ हवा के ब्लेड जुआन की ओर तेजी से घूमने लगे। उनकी धार की जांच किए बिना भी जुआन को पूरा यकीन था कि वे उसे साशिमी के बारीक टुकड़ों में काट देंगे। जाहिर है, चुचुयान उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने 3 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को बर्फ में बदल दिया और उन दोनों को एक नीले घेरे में ढक दिया जो अंडे के छिलके जैसा दिखता था। लेकिन यह नीली बाधा मात्र अंडे के छिलके से कहीं अधिक मजबूत थी। हवा के प्रचंड झोंकों ने बाधा को भेदने का प्रयास किया और भयंकर चटकने की आवाज उत्पन्न की, फिर भी वे इसे भेद नहीं पाए। हालांकि जुआन को उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में आशावादी नहीं था। उसने देखा कि चुचुयान का चेहरा पीला पड़ रहा था और उसकी सांसें अनियमित होती जा रही थीं। शीकुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, युवा मिस चुका नीला संरक्षक वाकई उतना ही शानदार है जितना कि अफवाहें बताती हैं। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि यह कब तक टिकेगा। ऐसा लगता है कि यह तेजी से कमजोर होता जा रहा है। चुचुयान की नीली बाधा शुरुआत में 6 मीटर चौड़ी थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 2 मीटर ही रह गई है। ये युवा गुरु सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। लगता है ब्राइटन मून सिटी का नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र भी उसके सामने कुछ नहीं है। चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर वो एक औरत ही तो है। हमारे इस जोशीले नौजवान के सामने तो उसका हार मानना तय है। हा हा हा। अल्पविराम। शीकुन के साथियों के जोर जोर से जयकारे लगाने से चारों ओर हंसी की गूंज सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि शीकुन का पलड़ा भारी था। केवल क्याओ जुइंग ही चुप रही, जो गंभीर भाव से ये सब देख रही थी। कुछ ही क्षणों में नीली बाधा और भी सिकुड़कर मात्र 1 मीटर चौड़ी रह गई। अंदर मौजूद उन दोनों के पास एक दूसरे से सटकर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर कोई और मौका होता तो जुआन निश्चित रूप से चुचुयान के साथ इतनी अंतरंगता पाकर बहुत खुश होता, लेकिन उसके भयानक पीले चेहरे और गालों से टपकते पसीने को देखकर वह अपने प्रसन्न मिजाज को वापस नहीं ला सका। इसी बीच शीकुन ने देखा कि नीली बाधा पर दरारें बढ़ती जा रही हैं और अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार सब कुछ खत्म होने वाला है। चुचुयान के साथ सौदा पक्का करने से पहले मैं जुआन से निपट लूंगा। चुचुयान एक स्वाभिमानी महिला है। अगर मैं उस पर जबरदस्ती करूं तो शायद वो मुझे अपनी मर्जी नहीं मानने देगी। शायद मुझे जुआन को छोड़ देना चाहिए और उसकी जान को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उसे अपने वश में कर लेना चाहिए। शीकुन थोड़ा असमंजस में था। चुचुयान का किसी दूसरे पुरुष के लिए उसके सामने झुकना उसे बेहद अप्रिय लग रहा था, लेकिन साथ ही उस भव्य सुंदरी का अपने पति की जान बचाने के लिए उसके सामने घुटने टेकना उसे बेहद लुभावना भी लग रहा था। आह, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। अचानक जुआन ने पूछा, भाई शिट, क्या तुम अपनी मां के प्रति वफादार हो? एक शब्दों का खेल। असल कहावत है पेंग्यू की बुके की, जिसका अर्थ है कि मित्र की पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए या उस पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। हालांकि शीकुन ने आखिरी 3 शब्दों को बदलकर बुके की कर दिया है, जो सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है। अध्याय 153, महान झोउ राजवंश में पहली बार गर्भवती होने वाला पुरुष। बिल्कुल, मैं अपनी मां के प्रति आज्ञाकारी क्यों न हूं? शीकुन ने झट से जवाब दिया। महान झोउ राजवंश ने पितृभक्ति के मूल्य को अपनाया। व्यक्ति का दर्जा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे पितृभक्त न होने का ठेका लगने की हिम्मत नहीं होती थी। 10 महीने की गर्भावस्था और प्रसव पीड़ा से गुजरे बिना तुम कैसे कह सकते हो कि तुम माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देने के लिए कितना कष्ट सहा है। जुआन ने गहरी सांस ली। चुचुयान काफी असमंजस में थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जुआन इस बात को अभी क्यों उठा रहा है, लेकिन फिर भी वह हमेशा से ही उसके लिए एक अप्रत्याशित व्यक्ति रहा था। शीकुन के चमचे भी अचंभित थे। आज जो कुछ भी हुआ था वह इतना हास्यास्पद था कि मानो कोई घटिया उपन्यास लिखा हो। युवा स्वामी और जुआन ने अचानक दोस्ती का दावा किया, फिर तुरंत ही एक दूसरे से झगड़ा कर लिया और अब वे अचानक पितृभक्ति की बातें करने लगे। इस दुनिया को क्या हो गया है?
शिकुन ने जुआन को घूरते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमारी मित्रता का सम्मान करते हुए ही मैंने तुम्हारे इस बेतुके प्रश्न का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। अब जब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई है तो तुम शांति से इस दुनिया से विदा हो सकते हो। चूंकि आप मुझे मित्र मानते हैं, इसलिए आपके लिए उपहार देना मेरा उचित ही है। मैं आपको गर्भावस्था के सुख दुख का अनुभव करने का अवसर दूंगी ताकि आप अपनी मां की और अधिक कद्र कर सकें और एक आज्ञाकारी पुत्र बन सकें। जुआन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ये कैसी बकवास है? शिकुन और उसके चमचे जुआन को ऐसे घूर रहे थे मानो वो मूर्ख हो। भला कोई पुरुष गर्भवती कैसे हो सकता है? केवल कियाओ जुइंग ही उसकी बातों से घबरा गई और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, युवा स्वामी, सावधान रहें। सावधान रहना। शिकुन असमंजस में था। जीत तो उसके हाथ में थी और बहुत जल्द चुचुयान भी उसकी हो जाएगी। भला सावधान रहने की क्या जरूरत थी? अरे, अचानक मेरा पेट इतना फूल क्यों गया? क्या मैंने कुछ खराब खा लिया? उफ, ये और भी ज्यादा भरता जा रहा है। शिकुन का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। उसे लगा कि उसका पेट खराब है। एक सभ्य सज्जन के रूप में अपनी छवि को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में उसे लगा कि इतने सारे लोगों की उपस्थिति में शौचालय जाना उसके लिए बेहद शर्मनाक होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेट अभी भी बड़ा और भारी होता जा रहा है? उसने अपने पेट पर नजर डाली, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से कोई बदलाव नहीं था। ये और भी ज्यादा सूझता जा रहा है। उसके मन में जो भावनाएं थीं और जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उनमें एक अजीब सा विरोधाभास था जिससे उसे अपनी इंद्रियों पर संदेह होने लगा। उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर पूछा, क्या मेरा पेट बड़ा हो रहा है? बड़ा नहीं, नौकरों ने असमंजस में सिर हिलाया। उसी समय वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आज के युवा स्वामी में कुछ बहुत अलग नहीं है? हाँ, उसने दावा किया था कि जुआन उसका दोस्त है और अब वह पूछ रहा है कि क्या उसका पेट बढ़ रहा है। क्या ये संभव है कि जुआन और युवती चू को एक दूसरे के साथ इतने अंतरंग व्यवहार करते देख युवा स्वामी ईर्ष्या से पागल हो गए हों? ऐसा होना बहुत संभव है। अल्पविराम। शिकुन ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना पेट सहलाने के लिए हाथ नीचे किया, लेकिन चाहे वह कितनी भी मालिश करे, उसे हो रही अजीबोगरीब संवेदनाएं दूर नहीं हो रही थीं। कुछ ही क्षण में एक रहस्यमय दर्द ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसके सुंदर चेहरे के भाव सिकुड़ गए। यह एक बेहद अजीब दर्द था जो उसके गुप्तांगों से आ रहा था। उसने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा भीतर से चीख रही हो। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित प्रतिभावान व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित कुल का युवा सरदार था। उसने दर्द को सहने की हिम्मत जुटाई और जोर से चीखने से खुद को रोका। वह अपने सेवकों और अपनी प्रेमिका के सामने दयनीय ढंग से चीख नहीं सकता था। सौभाग्य से दर्द केवल लगभग 10 सेकंड तक ही रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। क्या हो रहा है? शिकुन ने भौहें चढ़ा ली। उसे एहसास हुआ कि जिन पवन प्रहरियों को वह नियंत्रित कर रहा था वे क्षीण होने के संकेत दे रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपना ध्यान एक बार फिर उन पर केंद्रित किया। लगभग 30 सेकंड बाद वही परिचित लेकिन अपरिचित दर्द ने उसे एक बार फिर घेर लिया। अचानक असहनीय दर्द के एक झटके से शिकुन की पवन शक्तियां लगभग बिखर गईं। ये दर्द फिर से क्यों लौट आया? उसने इसे सहने की पूरी कोशिश की और कुछ ही सेकंड में दर्द फिर से गायब हो गया। क्या मैं इतनी कठिन साधना कर रहा हूं कि मेरी साधना थोड़ी बेकाबू हो गई है? शिकुन को लगा कि उसे एल्डर शीलेजी से अपनी वर्तमान स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करवाना चाहिए। उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और हवा के ब्लेड को एक बार फिर नियंत्रण में ले आया, लेकिन वह इस चिंता को दूर नहीं कर सका कि असहनीय दर्द उसे फिर से जकड़ लेगा। हालांकि वह इसके लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था, लेकिन लगभग 20 सेकंड बाद जब असहनीय दर्द फिर से हुआ तो वह लगभग वहीं गिर पड़ा। धत्तेरे की, इसे बंद करो। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे एहसास हुआ कि दर्द के प्रत्येक दौरे के बीच का अंतराल कम होता जा रहा था और दर्द और भी तीव्र होता जा रहा था। ये क्या कर रहा है? चुचुयान ने शिकुन को हैरानी से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उनके चारों ओर हवा की किरणों की शक्ति तेजी से घट बढ़ रही है। अभी भी वे लगभग खत्म होने वाली लग रही थीं। इससे उस पर से दबाव काफी कम हो गया। हो सकता है वह अपने बुरे कामों पर विचार कर रहा हो, जुआन ने ताना मारते हुए कहा। वह आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसे जो दर्द हो रहा है उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। खैर, इस दुनिया में कोई भी पुरुष उसे यह अनुभव नहीं करा सकता और इस रूढ़िवादी युग में कोई भी महिला किसी पुरुष के सामने इस बारे में बात नहीं करेगी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसके पास अपनी नॉक आइस का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसका असर काफी शानदार था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अब वह इसका सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। जुआन शिकुन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि कियाओ जुइंग और अन्य लोग पहले ही उसकी रक्षा के लिए दौड़कर आ चुके थे, उसके पास यह विचार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी वर्तमान शक्ति से उन पर विजय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। जुआन ने कुछ देर सोचा और फिर फेथ इन ब्रदर स्प्रिंग की एक बोतल निकालकर चुचुयान को देते हुए कहा, प्रिय, इसे पी लो। यह क्या है? चुचुयान संदिग्ध तरल पदार्थ की बोतल को लेकर सतर्क थी और जुआन द्वारा उसे जो कुछ भी पीने के लिए दिया जा रहा था उसे पीने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। यह एक उपचारात्मक दवा है। चिंता मत करो, इसमें कोई जहर या दुष्प्रभाव नहीं है और यह आपको तुरंत पूरी तरह से स्वस्थ कर देगी। जुआन इसे बाहर निकालने में थोड़ा हिचकिचा रहा था और उसके पास यही एक बोतल बची थी और वह प्रभावी रूप से अपनी आखिरी बोनस लाइफ को गंवा रहा था। हालांकि वह जानता था कि इस कठिन परीक्षा से निकलने की उनकी उम्मीदें चुचुयान पर टिकी थीं। वह इस समय 5वें दर्जे के साधक से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था और उसके आसपास मौजूद चौथे और तीसरे दर्जे के साधकों के समूह का सामना करने की तो बात ही छोड़िए। जब तक चुचुयान अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेती है तब तक वह उनके सामने आने वाले खतरे से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा वह उसकी पत्नी भी थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह अपने इस अनमोल खजाने को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप रहा हो। चुचुयान ने कुछ क्षण तक चुपचाप जुआन को देखा और अंत में सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। इतना कहकर उसने बोतल का सारा पेय एक ही घूंट में पी लिया। सच कहें तो वह यहाँ जो कर रही थी वह बेहद जोखिम भरा था और उसके लिए बिल्कुल असुरक्षित था। एक राजसी परिवार की बेटी होने के नाते कई लोग लगातार उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। इसके अलावा उसकी खूबसूरत सूरत ने उसके आसपास के पुरुषों में वासना जगा दी थी, जिसके कारण उसके पास अपने आसपास के माहौल के प्रति लगातार सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी उम्र से ही उसे सिखाया गया था कि वह कभी दूसरों से खाना न ले और पीने का पानी कभी भी अपनी नजरों से ओझल न होने दे।
इसी तरह की परवरिश की बदौलत वह अब तक खुद को सुरक्षित रख पाई है। अगर कोई उसे किसी अज्ञात तरल पदार्थ की बोतल देता तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसे अनदेखा करने की होती। अगर बोतल देने वाला कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होता जिसके कारण उसे तुरंत मना करना असभ्य होता तो वह मुस्कुराते हुए बोतल स्वीकार कर लेती, लेकिन वास्तव में उसे पीती नहीं। लेकिन किसी कारणवश जुआन की आंखों में देखने के बाद उसने वास्तव में अपने द्वारा स्वयं के लिए निर्धारित नियम को तोड़ दिया। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह मेरा पति है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी, या फिर उसके चेहरे पर दिख रही अनिच्छा के कारण? खुद उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बोतल भर तरल पदार्थ पीते समय उसके मन में क्या चल रहा था। हालांकि उसे उसकी उपचारात्मक चिकित्सा पर जरा भी भरोसा नहीं था। आखिरकार जुआन की पृष्ठभूमि और शारीरिक क्षमता को देखते हुए यह कल्पना करना असंभव था कि उसके पास कुछ भी अच्छा होगा। लेकिन अचानक ही उसे अपने शरीर और अंगों में ऊर्जा का एक गर्म प्रवाह महसूस हुआ। उसकी चोटों से आ रहा हल्का दर्द तेजी से गायब हो गया और उसके शरीर में उमड़ रही अशांत ऊर्जा शांत होने लगी। आपने मुझे कौन सी दवा दी? यह इतनी असरदार कैसे हो सकती है? चू चुयान ने आश्चर्य से पूछा। ये कोई दवा है जो मेरे शिक्षक ने मुझे उस समय दी थी। कहते हैं कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। ये कैसी है? क्या अब तुम्हारे घाव पूरी तरह ठीक हो गए हैं? जुआन ने पूछा। जब चू झोंगतियान और किनवानरू ने पहले उससे उसके पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की थी तो उसने दावा किया था कि एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे साधना सिखाई थी। अब उसके लिए इस मामले का दोष भी अपने गुरु पर डालना पूरी तरह से तर्कसंगत होगा ताकि चू चुयान को उस पर दोबारा संदेह न हो। आपके शिक्षक तो वाकई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, चू चुयान ने कहा। हालांकि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं, लेकिन मेरी चोटें लगभग 60 से 70% तक ठीक हो चुकी हैं। मैंने इससे पहले कभी ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति नहीं देखी। जी डेंटू जैसे कुशल चिकित्सक द्वारा बनाई गई औषधि को भी असर दिखाने में कुछ समय लगता है, लेकिन यह औषधि वास्तव में किसी व्यक्ति को तुरंत ठीक कर सकती थी। अगर इसे बाजार में बेचा जाता तो इसका मूल्य अतुलनीय होता। बेशक, आखिर आपके पति तो कमाल के इंसान हैं, जुआन ने खुशी से जवाब दिया। उसकी कही कोई बात अचानक उसके दिमाग में आई और वह भौहें चढ़ा बैठा। जरा रुकिए, आपने कहा कि आपकी चोटें सिर्फ 60 से 70% ही ठीक हुई हैं? हाँ, मैं लगभग तुरंत ही ठीक हो गई। क्या ये काफी नहीं है? पहले तो मुझे बस टिके रहने में ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं मुकाबला करने के लिए काफी अच्छी हालत में हूँ। चू चुयान नतीजों से बेहद संतुष्ट थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन इतनी असंतुष्ट क्यों दिख रही थी। बिल्कुल, ये काफी नहीं है। पिछली बार जब मैंने इसे पिया था तो मेरे घाव तुरंत ठीक हो गए थे, तो चुयान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम से मिलने वाली चीजों का असर दूसरों पर कम हो रहा हो? नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। आइटम या तो पूरी तरह से काम करने चाहिए या बिल्कुल भी काम नहीं करने चाहिए। प्रभाव को कम आंकने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक पल इंतजार करें। जुआन को अचानक याद आया कि ब्रदर स्प्रिंग में उसकी आस्था पर एस का निशान लगा हुआ था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यह केवल निचले स्तर के साधकों को ही पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, लेकिन उच्च स्तर के साधकों पर इसका प्रभाव कम होता है? पिछले जन्म में गेमिंग के अपने वर्षों के अनुभव ने उसे सच्चाई का शीघ्र पता लगाने में मदद की। चू चुयान की साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था, इसलिए भले ही औषधि उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे भी स्वस्थ कर देगी। आह, दर्द हो रहा है, शीकुन चिल्लाया। उसकी इच्छाशक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, प्रसव पीड़ा को कोई भी चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। एक बार जब उसने रोना शुरू कर दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके मुंह से लगातार दर्द भरी चीखें निकलती रहीं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। युवा स्वामी, क्या हुआ? उनके नौकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शीकुन के साथ क्या हो रहा है। उन्हें उसके शरीर पर कोई चोट तो नहीं दिख रही थी, तो फिर वह इतना कष्ट क्यों झेल रहा था? शीकुन का चेहरा असहनीय दर्द से इतना विकृत हो गया था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। क्याओ जुइंग ने डरते हुए जुआन की तरफ देखा। उसे यह बात समझ में आ ही गई थी कि शीकुन को भी वही लक्षण थे जो उसे पहले थे। उसने सोचा कि शायद यह महज एक संयोग था, क्योंकि उसके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था कि यह जुआन की वजह से हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ। जुआन ने अपने विचारों पर काबू पाया और चिल्लाया, जल्दी करो, उन्हें मार डालो। ठीक है। चू चुयान को समझ नहीं आ रहा था कि शीकुन को अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन आखिरकार एक अवसर मिल ही गया था। वह तुरंत शीकुन की ओर दौड़ी। अपनी अविश्वसनीय रूप से तेज गति के बावजूद उसकी चाल ढाल बेहद मनमोहक और सुंदर थी, मानो वह किसी सच्ची परी हो। क्याओ जुइंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और चू चुयान को रोकने की उम्मीद में जमीन पर फैली लताओं को उसकी ओर मोड़ दिया। इसके जवाब में चू चुयान ने शांत भाव से अपनी तलवार घुमाई और अपनी ओर आ रही लताओं पर हल्के से प्रहार किया। तलवार से स्पर्श की गई लताएं तुरंत पाले की परत से ढक गईं, भारी कदमों से जमीन पर गिर पड़ीं और हिलने डुलने की क्षमता खो बैठीं। क्याओ जुइंग ने जल्दी से दवा की एक बोतल निकाली और उसे अपने एक नौकर की ओर फेंकते हुए कहा, जल्दी करो, इसे छोटे मालिक को दे दो। जुआन घबरा गया। उसे पता नहीं था कि वह दवा क्या है, लेकिन अगर शीकुन उसे खा लेता तो स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल जाती। इसलिए उसने तुरंत हरकत की और आगे बढ़ गया। वह शीकुन को उसके कमजोर समय में ही खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अध्याय 154, कुन को भस्म करने वाला दिव्य पशु। शीकुन के गुर्गे जुआन से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थे। 4 ताकतवर गुर्गे जुआन को रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि सबसे कमजोर गुर्गा जल्दी से शीकुन को दवा देने के लिए पहुंचा। उन्होंने जुआन की फुर्तीली चाल और तेज तलवारबाजी देखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। उन्होंने अपने हथियारों को अपने सामने लहराते हुए एक रक्षात्मक घेरा बनाया, जिसका उद्देश्य जुआन को मार गिराना नहीं था, बल्कि उसे दूर रखना था। जुआन ने कई बार उनकी घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। साधना के स्तर के हिसाब से ये चारों चेले उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उसके लिए जोरदार हमले से उन्हें पार करना मुश्किल था। तब तक सबसे कमजोर अधीनस्थ शीकुन के पास पहुंच चुका था और उसे गोली दे रहा था। असहनीय दर्द से शीकुन के चेहरे से आंसू और नाक से बलगम बह रहा था। अगर किसी ने उससे कहा होता कि मल खाने से उसका दर्द कम हो सकता है, तो शायद वह बिना किसी झिझक के ऐसा कर लेता। उसने तुरंत गोली निगल ली और कुछ ही क्षणों में उसका दर्द सचमुच कम होने लगा। हालांकि दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतना कम हो गया कि उसे सहन करना मुश्किल था। तुम इस तरह की गोली क्यों लोगी?
शीकुन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने कियाओ जुइंग को अत्यंत कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। कियाओ जुइंग ने थोड़ा लाल चेहरा लिए जुआन की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे भी उस समय ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैंने कुछ दवाइयां तैयार रखी थी ताकि अगर फिर से वही हो तो काम आ सकें। पिछली घटना ने उसे बुरी तरह से आघात पहुंचाया था और इसके कारण का पता न होने से उसका डर और भी बढ़ गया था। इसलिए उसने दिव्य चिकित्सक जी से कुछ दर्द निवारक और हृदय को शांत करने वाली गोलियां मांगी ताकि अगर ऐसा दोबारा हो तो वे काम आ सकें। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये गोलियां यहाँ काम आएंगी। जुआन हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये तुरुप का पत्ता इतनी आसानी से हार जाएगा। आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? धिक्कार है, मैंने बेफ्रेंड द रिच मैन पर 1 लाख ताइल चांदी व्यर्थ ही बर्बाद कर दी और फेथ इन ब्रदर स्प्रिंग उतना उपयोगी नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। और अब मैंने नॉक यू अप आइज का एक कीमती उपयोग भी व्यर्थ कर दिया है। उन्होंने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे लेकिन फिर भी वे खतरे से बाहर नहीं थे। यह उनके लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था। चूंकि शीकुन पहले ही ठीक हो चुका था इसलिए जुआन ने और अधिक जोर लगाने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से चुचुयान के पास लौट गया और चुचुयान और कियाओ जुइंग के बीच की लड़ाई भी रुक गई। शाबाश, शीकुन ने कहा। उसका चेहरा अभी भी पीला था और वह अपना पेट पकड़े हुए था लेकिन अब उसकी हालत काफी बेहतर थी। भाई शिट, महान झोउ राजवंश में गर्भावस्था और प्रसव पीड़ा का अनुभव करने वाले पहले पुरुष होने पर आपको बधाई। क्या अब आपको अपनी मां के बलिदानों का और अधिक महत्व समझ नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि अब आप एक अधिक आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे? जुआन ने कहा। जो हो गया सो हो गया, उसे बस शीकुन से और अधिक क्रोध अंक हासिल करके इसे वापस कमाना होगा। क्या तुमने ही मेरे साथ पहले ऐसा किया था? शीकुन ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए गुर्राया। एक पल रुको, गर्भावस्था से तुम्हारा क्या मतलब है? आपने शीकुन को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? आपको पहले जो दर्द हुआ था वह प्रसव पीड़ा का लक्षण था। दरअसल मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। आखिर एक पुरुष होने के नाते आपके पास गर्भाशय तो नहीं होना चाहिए, है ना? जुआन ने पूछा। शीकुन को जवाब ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पता चला कि असल में वही अपराधी है। अपने साथ हुए उस भयानक अनुभव के बारे में सोचते ही उसका खून खौलने लगा। आपने शीकुन को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कियाओ जुइंग भी हैरान रह गई। सच में, मैं गर्भवती थी? एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस घृणित जुआन की वजह से गर्भवती हुई हूँ? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। आपने कियाओ जुइंग को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शीकुन की कनपटी की नसें तन गईं और उसने एक बार फिर अपने पवन ब्लेड बुला लिए। पीछे हटने के बजाय जुआन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ओह, तुम फिर से गर्भावस्था का स्वाद चखना चाहती हो? उन शब्दों ने तुरंत उसके शरीर में दर्द के तीव्र झटके पैदा कर दिए जो उसे पहले भी लग चुके थे और वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसके चारों ओर हवा के झोंके तुरंत बिखर गए और उसने थोड़ी घबराहट के साथ बुदबुदाते हुए कहा, तो ये तुमने कैसे किया? जुआन मुस्कुराए। अच्छा, इस कला को गर्भधारण कराने वाली नजर कहते हैं। बस मेरी एक नजर ही काफी है और सामने वाला व्यक्ति प्रसव सुख का अनुभव कर सकेगा। क्या आप में से कोई इसे आजमाना चाहेगा? जुआन ने चारों ओर देखा और जिस पर भी उसकी नजर पड़ी वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। चाहे वह शीकुन हो या उसके चमचे, किसी को भी प्रसव पीड़ा सहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कियाओ जुइंग भी डर गई थी। शायद वही अकेली थी जो शीकुन की पीड़ा को समझ सकती थी, क्योंकि वह भी उसी असहनीय दर्द से गुजरी थी। बकवास, भला दुनिया में ऐसी विचित्र कला कैसे हो सकती है? शीकुन की आवाज कांप रही थी। निस्संदेह वह जीवन भर के लिए सदमे में था। क्या आपने इसे खुद चखा नहीं है? क्या आप इसे एक बार फिर चखना चाहेंगे ताकि पता चल सके कि मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं? जुआन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। एक बार फिर शीकुन और उसके साथी एक कदम पीछे हट गए और उन्मादपूर्वक अपने हाथ हिलाने लगे। अगर और कोई चारा नहीं है तो हम अब चलते हैं। जुआन ने चुचुयान का हाथ पकड़ लिया। प्यारी, चलो चलते हैं। चुचुयान अभी भी सदमे में थी और काफी देर से इसी हालत में थी। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उसकी समझ से परे था। क्या सचमुच दुनिया में ऐसी कोई कला संभव है जिससे किसी को सिर्फ देखकर ही गर्भवती किया जा सके? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जब चाहे मुझे गर्भवती कर सकता है? इन विचारों से चुचुयान का चेहरा लाल हो गया। अचानक ही उसने अपना हाथ उठाया और उन दोनों के ठीक पीछे बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। अगले ही पल अनगिनत पवन किरणें उस बर्फ की दीवार से टकरा गईं। जुआन ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शीकुन और उसके गुर्गे उनका पीछा कर रहे थे। हा, मैं तो तुमसे डरकर भागने ही वाला था, शीकुन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लगता है तुम्हें दोबारा गर्भधारण का स्वाद चखने की बहुत इच्छा है ना? तो बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे साथ मौजूद सभी लोगों के लिए पर्याप्त दवाइयां हों। ये शब्द सुनकर शीकुन के चमचे डर से पीछे हट गए। अगर ये सब उस तथाकथित नॉक यू अप आइज के प्रभाव में आ गए तो शीकुन और कियाओ जुइंग को सबसे पहले दर्द निवारक दवा दी जाएगी। बाकी लोगों की बात करें तो उन्हें इस कला के पूरे अभ्यास से गुजरना पड़ सकता था। शीकुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उससे डरो मत। भला दुनिया में ऐसी कोई कला कैसे हो सकती है जिससे गर्भधारण हो सके? अगर है भी तो उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना उसकी प्रतिशोधी प्रवृत्ति को देखते हुए वह हमें कभी नहीं छोड़ता। इतनी बातें करने के बजाय वह सिर्फ एक नजर से ही हम सबको खत्म कर सकता था। जुआन दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक शीकुन को कम आंका था। उसे यह पता होना चाहिए था कि इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने वाला व्यक्ति मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। वह नॉक यू अप आइज का दोबारा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग थे और उनके पास दर्द निवारक दवाएं भी थीं। संभवतः उसकी यह क्षमता एक बार फिर व्यर्थ ही चली जाएगी। बेहतर होगा कि वह इस क्षमता को भविष्य में किसी और पर इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखे। चुचुयान ने जुआन को अपने पीछे खींचा और शीकुन को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, हमारी पिछली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चलो आगे बढ़ते हैं। शीकुन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम्हारी आभा, तुम बिल्कुल ठीक ठाक कैसे लग रहे हो?
पिछली झड़प से यह साबित हो गया था कि सीधी टक्कर में वह चुचुयान का मुकाबला नहीं कर सकता, और तो और नॉक यू अप आइस के हमले से हुए असहनीय दर्द के कारण उसके अंग अभी भी कमजोर थे। उसकी मौजूदा हालत में तो उसके सामने टिकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। किसी ने जल्दी से शीकुन को समझाया कि जुआन ने उसे दवा की बोतल दी थी, जिससे शीकुन ने जुआन को गहरी निगाहों से देखा। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें एक तुच्छ और निकम्मा समझकर बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने यहाँ जो कुछ भी दिखाया है उसे देखते हुए मेरे पास तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने का और भी बड़ा कारण है। जुआन जितना अधिक उत्कृष्ट होता, चुचुयान को अपने वश में करने की संभावना उतनी ही अधिक होती। इसके अलावा भले ही चुचुयान रास्ते से हट जाए, इतने विविध और शक्तिशाली साधनों से युक्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को शत्रु बनाना अपने आप में एक खतरा था। सबसे बुद्धिमानी यही थी कि जुआन को उसकी कमजोरी के समय ही समाप्त कर दिया जाए, इससे पहले कि वह भविष्य में और भी बड़ा खतरा बन सके। क्या तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखा रही हो? चुचुयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह अपनी चोटों से काफी हद तक उबर चुकी थी, जबकि शीकुन फिलहाल कमजोर स्थिति में था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह कियाओ जुइंग के साथ मिलकर भी काम करे तो भी वह उनसे निपट सकती है। बाकियों की बात करें तो जुआन ने पहले जिस तरह की जबरदस्त फुर्ती दिखाई थी, उसे देखते हुए वह लड़ाई खत्म होने तक उनका डटकर मुकाबला कर सकता था। कुल मिलाकर वे फायदे की स्थिति में दिख रहे थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि शीकुन इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा था। सचमुच मेरी मौजूदा हालत में तुम्हें हराना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर हालात कुछ और होते तो मैं सुलह का प्रस्ताव रख देता। शीकुन ने जुआन की तरफ देखते हुए एक पल के लिए रुककर कहा, लेकिन उस आदमी की चालें बहुत अजीब हैं। मुझे उसे यहीं खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी पुकार सुनो, भक्षक कुन। शीकुन ने अपने हाथों में पकड़ी अंगूठी को ऊपर उठाया और एक रहस्यमय मंत्र का जाप किया। उसकी अंगूठी एक धूसर रोशनी से चमकने लगी और ऊपर से एक भयानक दबाव नीचे की ओर आया। उसके सारे चमचे दबाव में तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े, एक मांसपेशी भी हिलाने में असमर्थ। कियाओ जुइंग के चारों ओर एक हरी सुरक्षा घेरा बन गया, जिससे उसे किसी तरह टिके रहने में मदद मिली। जुआन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। अचानक पड़े दबाव के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, मानो कोई पहाड़ उसे कुचल रहा हो। दबाव के कारण उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। अगर चौथे दर्जे के साधकों को भी टिके रहना मुश्किल हो रहा था, तो तीसरे दर्जे का साधक भला कैसे इसका सामना कर सकता था। उसने दांत पीसते हुए पूरी कोशिश की कि वह टिका रहे। उसे दूसरों से मदद लेने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह शीकुन के सामने घुटने नहीं टेक सकता था। लेकिन असीम शक्ति के आगे मात्र इच्छाशक्ति की भी एक सीमा होती है। जैसे ही वह गिरने ही वाला था, उसने अपने हाथ पर एक ठंडी छुअन महसूस की और उस पर से दबाव अचानक कम हो गया। उनके चारों ओर एक नीली बाधा खड़ी कर दी गई थी। चुचुयान ने एक बार फिर अपने ब्लू गार्डियन को सक्रिय कर दिया था। दिन का समय था, लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। जुआन ने ऊपर देखा और जो दृश्य उसने देखा उससे वह दंग रह गया। 300 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशालकाय जीव ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसका रंग भूरा था, जो किसी विशाल वेल की याद दिलाता था। हालांकि उसका रूप किसी भी वेल से कहीं अधिक भयावह था। उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी चमक रही थी और उसका विशाल मुंह अनगिनत नुकीले दांतों से भरा हुआ था। केवल उसका रूप ही किसी भी जीव को भयभीत करके आत्मसमर्पण करने के लिए काफी था। उसके मुंह के चारों ओर से नीचे की ओर मुड़ी हुई मूंछों को देखकर जुआन ने संदेह से भौहें चढ़ाईं। यह मुझे पिछले जन्म में खेल के विज्ञापनों में देखे गए कुन एक जैसा क्यों लग रहा है? चुचुयान का चेहरा पीला पड़ गया। यह आभा 9वें दर्जे की नहीं, इसकी आभा 9वें दर्जे की है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत कमजोर है। लेकिन चाहे बुलाया गया जानवर कितना भी कमजोर क्यों न हो, उससे निपटना उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। शीकुन के चेहरे पर विजय की मुस्कान उभर आई। ये हमारे शी कबीले का हथियार है। यह एक रक्षात्मक उपकरण है जिसे मेरे कबीले ने विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया था और मैंने इसे केवल विकट परिस्थितियों के लिए बचाकर रखा था। जुआन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दिव्य पशु भक्षक कुन के हाथों मरने जा रहे हो। हालांकि जुआन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। एक पल रुको, इस जानवर का नाम भी भक्षक शीकुन है। अरे वाह, इसका नाम तो तुम्हारे नाम जैसा ही है। क्या ये तुम्हारा पिता है? कुन एक पौराणिक मछली जैसा राक्षस है जो हवा में एक रोक में रूपांतरित होने के लिए जाना जाता है। अध्याय 155 पूर्ण हिमपात। स्तब्ध होकर शीकुन ये भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। जुआन के बताने से पहले उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसका नाम और डिवोरिंग शीकुन वास्तव में समध्वनिक हैं। हालांकि डिवोरिंग कुन की दिव्य प्रकृति के बावजूद वह फिर भी एक जानवर था। ये पूछकर कि क्या वह उसका पिता है, दूसरा पक्ष ये संकेत दे रहा था कि वह भी एक जानवर है। आपने शीकुन को ट्रोल करके 885 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बाकी चापलूस भी जुआन को हैरानी से घूर रहे थे। वाह, इतनी बुरी हालत में भी वह मालिक को और भड़काने की हिम्मत कैसे कर रहा है? आगे चलकर उसकी मौत बहुत भयानक होगी। कियाओ जुइंग भी जुआन को देखकर हैरान रह गई। जुआन भले ही कितना भी घृणित क्यों न लगे, उसे मानना ही पड़ा कि उसमें हिम्मत तो थी। अगर वह उसकी जगह होती तो इतने ताकतवर जानवर के सामने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती। फिर भी जुआन ने अपना संयम बनाए रखा। ये कहना वाकई मुश्किल था कि वह साहस का दिखावा कर रहा था या सच में इतना निर्भीक था। मौत के कगार पर होते हुए भी अकड़ दिखा रहे हो, है ना? तुम्हें जल्द ही अपने इस मुंह के साथ पैदा होने पर पछतावा होगा। शीकुन ने तीखे स्वर में कहा। मुझे बुलाने की हिम्मत कौन करता है? अचानक कहीं से एक आवाज गूंजी। यह ऊपर स्थित विशालकाय भक्षक कुन की आवाज थी और हैरानी की बात यह थी कि वह वास्तव में इंसानों की तरह बोल सकता था। हे महान दिव्य राक्षस कुन, मैं शी वंश का वंशज अपने शत्रु का नाश करने में आपकी सहायता की याचना करता हूँ। जब से जुआन ने बताया कि उनके नाम समध्वनिक हैं, तब से उसे उस दिव्य राक्षस का नाम पुकारने में बेहद असहजता महसूस होती थी। देखते हैं तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है कि तुमने मुझे बुलाने के लिए अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया। भक्षक कुन ने अपनी खूनी लाल आंखें चुचुयान और जुआन की ओर घुमाई और फिर गुस्से से दहाड़ा। बेशर्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिर्फ छठे और तीसरे दर्जे की चींटियों के लिए बुलाने की? छठी रैंक। शीकुन सदमे में चुचुयान की ओर मुड़ा। वह तो छठे स्थान पर पहुंच चुकी है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस महिला ने अपनी असली क्षमता को बड़ी चतुराई से छिपा रखा था। अगर उसे गंभीर चोटें न लगी होती तो मैं उसके सामने टिक ही नहीं पाता। कियाओ जुइंग भी अवाक रह गई।
इतने सालों तक चुचुयान के साथ रहने के बावजूद उसे पता ही नहीं था कि वह छठी रैंक तक पहुंच चुकी है। क्या ये हाल ही में हुआ? हनी, तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अद्भुत हो, जुआन ने विस्मय से कहा। चुचुयान ने एक लंबी आह भरी और कहा, मैंने बहुत जल्दी तरक्की कर ली और इसी वजह से मेरी बुनियाद कमजोर हो गई। बूडी के साथ हुए युद्ध ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया है। अगर मुझे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करती। क्या यह आघात था? क्या ब्रदर स्प्रिंग में आस्था उसके आघात को ठीक करने में असमर्थ थी? जुआन असमंजस में था, लेकिन वह जानता था कि इतने सारे लोगों के सामने इसके बारे में पूछताछ करना उचित नहीं होगा। शीकुन ने ऊपर खड़े विशालकाय दिव्य प्राणी को देखते हुए कहा, इन दोनों की साधना का स्तर भले ही ऊंचा न हो, लेकिन इनकी पराजय मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस युवती को मेरे लिए वश में कर लें, लेकिन कृपया उसे मार न डालें। इस व्यक्ति के साथ आप जो चाहें करें, लेकिन उसकी अंतिम सांस छोड़ दें ताकि मैं बाद में उससे निपट सकूं। उसे डर था कि भक्षक कुन हद से ज्यादा उग्र हो जाएगा और चुचुयान की जान ले लेगा, इसलिए उसने उसे ऐसा न करने के लिए सावधानीपूर्वक चेतावनी दी। चुचुयान के साथ इस मामले को सुलझाने और उसे अपना बनाने के लिए भक्षक कुन को अंतिम बार बुलाना उचित था। जुआन की बात करें तो उसके पास एक विचित्र चाल और कई तरह की अनोखी क्षमताएं थीं, जिससे वह एक बेहद मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बन गया था। वह चाहता था कि भक्षक कुन उसे शक्तिहीन कर दे ताकि वह बाद में उसे धीरे धीरे यातना दे सके। भक्षक कुन ने ठंडी सांस ली, जिससे आकाश में हल्की सी हलचल मच गई। तुम मनुष्यों के मन में ऐसे घिनौने विचार हैं। भूल जाओ, मैंने तुम्हारे शी वंश के पूर्वजों को उनके द्वारा मुझ पर दिखाई गई कृपा के लिए 3 वरदान देने का वादा किया था और यह अंतिम वरदान है। इसके साथ ही मेरी आत्मा को अंततः शांति मिलेगी। असंख्य वर्षों तक जीवित रहने वाले एक दिव्य प्राणी के रूप में वह एक नजर में ही शीकुन के विचारों को जान सकता था। चुचुयान आकाश में मंडराते उस विशालकाय जीव को ध्यान से देखती रही और अंततः उसे उसकी आभा और वास्तविक शक्ति के बीच के अंतर का कारण समझ में आ गया। दरअसल यह उसकी आत्मा का ही प्रकटीकरण था, न कि उसका असली शरीर। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे भी कोई भी भंडारण वलय इतना बड़ा नहीं हो सकता कि इतने विशाल जीव को समाहित कर सके। आजू, भाग जाओ, चुचुयान ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। जुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस नाजुक स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर हमें यहीं मरना है तो हम साथ मरेंगे। एक साथ मरने का क्या फायदा? चुचुयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम इस मुश्किल से बच जाओगे तो कम से कम मेरे पिता को सूचना दे पाओगे और वो मेरी तरफ से शी कबीले से बदला लेंगे। तो फिर आपको चले जाना चाहिए। मैं इन्हें यहीं पकड़ने में आपकी मदद करूंगी, जुआन ने कहा। हालांकि उसे मुफ्तखोरी करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को ऐसी नाजुक स्थिति का अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकता था। तुम इन्हें यहाँ कैसे रोकोगे? चुचुयान, जुआन की हठधर्मिता से परेशान हो रही थी। उसके साथ समय बर्बाद न करते हुए उसने उसे हल्के से धक्का दिया और जुआन तुरंत कई ली दूर धकेल दिया गया। 1 शीकुन और बाकी लोग उसके अचानक किए गए इस काम से चकित रह गए। उन्होंने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके सामने एक नीली बाधा प्रकट हो गई, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। भगवान भक्षक कुन, शीकुन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। आकाश में मंडराते उस विशालकाय दिव्य प्राणी का शरीर झिलमिला उठा। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद वह आश्चर्यजनक फुर्ती से गति कर सकता था। वहां मौजूद किसी के भी उसे हिलते हुए देखने से पहले ही उसकी पूंछ नीली बाधा से टकरा चुकी थी। चुचुयान का ब्लू गार्डियन पहले शीकुन के पवन ब्लेडों की बौछार को झेलने में सक्षम था, लेकिन डिवोरिंग कुन के प्रहार की शक्ति से वह तुरंत चकनाचूर हो गया और हवा में गायब हो गया। चुचुयान के मुंह से खून की एक घूंट निकल गई और वह असहाय होकर हवा में उड़ गई। देवता कुन, उसे चोट मत पहुंचाओ, शीकुन ने कहा। अगर चुचुयान यहाँ मर गई या उसका कोई अंग कट गया तो अब तक की उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। देवोरिंग कुन ने अपना विशाल सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी लाल आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। क्या तुम मुझे चीजें करना सिखा रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शीकुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसने ही उस दिव्य प्राणी को बुलाया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अगर वह उसे उकसाएगा तो वह उस पर हमला करने से पीछे हटेगा या नहीं। चिंता मत करो, मैं उसे काबू में कर लूंगा और उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, डिवोरिंग कुन ने कहा। भले ही हम अलग अलग नस्लों के हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि यह औरत वाकई खूबसूरत दिखती है। अगर मेरा शरीर अभी भी मेरे पास होता तो शायद मैं उसे तुम्हारे हवाले करने को तैयार न होता। शीकुन अवाक रह गया। अगर तुम्हारा शरीर असली है तो क्या हुआ? तुम्हारे बाल का एक लच्छा भी चुचुयान की कमर से चौड़ा है। तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो? हालांकि उसे जल्द ही याद आ गया कि कुछ दिव्य जीव एक निश्चित साधना स्तर पर पहुंचने पर मानव रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भक्षक कुन के चुचुयान के साथ अंतरंग होने के ख्याल ने उसका मूड तुरंत खराब कर दिया। धत्तेरे की, ये तो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। आखिर ये इतना विकृत कुन ही क्यों होना चाहिए? तब तक चुचुयान ने खुद को संभाल लिया था। उसने अपने होठों के कोनों पर लगे खून के धब्बे पोंछे और ठंडे स्वर में बोली, भले ही मैं हार गई हूं, लेकिन मैं अपमानित नहीं होंगी। तुमने ही मुझे इस स्थिति में धकेला है। आकाश में भक्षक कुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया? लड़की, तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। जितना चाहो संघर्ष करो, सब व्यर्थ होगा। बस आत्मसमर्पण कर दो, युवा स्वामी शी तुम्हें बहुत महत्व देंगे। चुचुयान का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। शीकुन और उसके साथियों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। हालांकि चौथे स्तर पर पहुंचने पर साधक हवा में छलांग लगा सकते थे, लेकिन केवल 9वें स्तर के साधकों के पास ही वास्तव में हवा में उड़ने की क्षमता होती थी। यह इस दुनिया में सर्वविदित था। तो फिर उनके सामने ये दृश्य कैसा था? चुचुयान निश्चित रूप से 9वें दर्जे की साधिका नहीं थी, तो वह इस तरह हवा में कैसे उड़ सकती थी? भक्षक कुन भी जो देख रहा था उसे देखकर अचंभित रह गया। उसने अपने सामने खड़ी युवती का फिर से आकलन किया, ये जानने के लिए कि वह क्या करने जा रही है। चुचुयान के बाल और पोशाक हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसकी सुडौल आकृति और भी आकर्षक लग रही थी। उसके व्यक्तित्व से एक ऐसा शाही और गरिमा में आभास हो रहा था जिसने वहां मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, और यहाँ तक कि शीकुन के चमचे भी उसे खुलेआम घूरने लगे। शीकुन से अपनी निगाहें छुपाने की जहमत नहीं उठाई। केवल कियाओ जुयिंग को ही खतरे का आभास हुआ। हालांकि इस समय उनका पक्ष भारी बहुमत में था। आखिरकार उनके पक्ष में एक अतुलनीय रूप से विशालकाय योद्धा था।
वह अपनी भीतरी बेचैनी को समझ नहीं पा रही थी। बिल्कुल जम जाओ, चू चुयान चिल्लाई। उसके शरीर से नीली रोशनी निकली, जिससे आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। आसपास के इलाके में बर्फ गिरने लगी और धरती सफेद चादर से ढक गई। यहाँ तक कि आसमान भी एक अजीबोगरीब बर्फीले नीले रंग का हो गया था। ये नज़ारा सचमुच मनमोहक था, खासकर चू चुयान की बेदाग खूबसूरती के साथ। शीकुन के चमचे मंत्रमुग्ध हो गए। शीकुन खुद भी आश्चर्य से दंग रह गया। इतनी खूबसूरत औरत जल्द ही मेरी बाहों में होगी। आह, कितना आनंद। क्याओ जुइंग ही एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने अपनी समझदारी बरकरार रखी। उन्होंने झट से शीकुन का वस्त्र पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गईं। अन्य 2 चौथे दर्जे के साधकों ने भी स्थिति में कुछ गड़बड़ी महसूस की और वे भी जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि शेष तृतीय श्रेणी के साधकों ने बाकी लोगों की तुलना में धीमी प्रतिक्रिया दी और जल्द ही वे बर्फ की चादर में ढक गए। उनकी गति धीमी होती चली गई और अंततः वे बर्फ की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। उनकी पहले की गति के कारण उत्पन्न जड़त्व ने उन्हें आगे की ओर गिरा दिया और वे अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। आश्चर्यजनक रूप से उनके शरीर इतने अच्छी तरह से जम गए थे कि खून की एक बूंद भी नहीं बही। अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त अधीनस्थों के अवशेषों को देखकर शीकुन ने भयभीत होकर कहा, ये चू चुयान जिस तरह की शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, वह स्पष्ट रूप से असामान्य थी। ये निश्चित रूप से उसकी साधना के स्तर के किसी व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक थी। महज चालबाजी, डिबोरिंग कुन ने तिरस्कार से कहा। उसने जमीन पर जो कुछ हुआ था वह देखा था, लेकिन उसे जरा भी नहीं लगता था कि उसे कोई खतरा है। भला उन कमजोर चींटियों को भला उसकी श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। उसे लगा कि इतने बड़े हमले से बचना भी उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह बिना हिले डुले वहीं तैरता रहा। उसे विश्वास नहीं था कि चू चुयान के पास उसके 300 मीटर लंबे शरीर को जमा देने की क्षमता है। यह मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। हालांकि उसकी लापरवाही जल्द ही उसके पतन का कारण बन गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर सचमुच जमने लगा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज में भय का भाव था। जब उसने कहा, नहीं, ये सही नहीं है, यह परम शून्य है। अपनी पूंछ को झटकते हुए उसने बर्फ के इस क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका विशाल शरीर पूरी तरह से पाले से ढक चुका था और उसके जीवन की लौ बुझने लगी थी। यह असंभव है। तुम्हारे जैसे कमजोर साधक को इतनी गहन निश्चित कला का ज्ञान कैसे हो सकता है। भक्षक को अविश्वास से चीखा और भागने की बेताब कोशिश करने लगा। हालांकि एक प्रकट आत्मा होने के कारण उसमें अब वह अपार शक्ति नहीं थी जो चरम पर थी, और वह ठंड से खुद को बचा नहीं सका। रुको, तुम्हारे जैसे पद का व्यक्ति इस निश्चित कला को सहन नहीं कर सकता। तुम मर जाओगे। अगर किसी तरह बच भी गए तो भी तुम्हारी सारी ऊर्जा नलिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अभी रुक जाओ। उसकी शुरुआती बेपरवाह और चिढ़ाने वाली आवाज धीरे धीरे भय और क्रोध से भर गई और अंत में हताश विनतियों में तब्दील हो गई। हालांकि उसकी कही कोई भी बात चू चुयान को जरा भी विचलित नहीं कर सकी। वह अपने चेहरे पर भावहीनता लिए निश्चित कला का अभ्यास करती रही। धीरे धीरे शक्तिहीन होते जाने के साथ साथ भक्षक कुन की छटपटाहट भी कम होती गई। अंततः उसकी खून जैसी लाल आंखें भी नीली बर्फ से ढक गईं और उसका विशाल शरीर हवा में तैरने की क्षमता खो बैठा। वह जमीन की ओर गिरने लगा। इतनी विशाल वस्तु का इतनी ऊंचाई से गिरना विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। टक्कर लगते ही भक्षक कुन का शरीर चकनाचूर हो गया, जिससे मशरूम के आकार का बादल बना और एक भीषण आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने आसपास के जंगलों को तबाह कर दिया। सौभाग्यवश भक्षक कुन केवल आत्मा का ही प्रकटीकरण था, अन्यथा यदि वह अपने मूल शरीर में होता और इतनी ऊंचाई से गिरता तो उसका प्रभाव ऐसा होता मानो पूरे कालकोठरी पर एक विशाल उल्कापिंड गिर पड़ा हो। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। चू चुयान के होठों पर एक मार्मिक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका शरीर आखिरकार तनाव के आगे हार मान गया। वह अब और उड़ नहीं सकती थी और जमीन की ओर गिरने लगी। मुझे लगता है इस तरह मरना उतना बुरा भी नहीं है। बस अफसोस की बात है कि शीकुन बहुत जल्दी भाग गया, इसलिए मैं उसे मार नहीं पाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आजू उनके चंगुल से बच पाएगी। तभी एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो अविश्वसनीय रूप से जानी पहचानी लग रही थी। हनी। उसने खुद को एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में समाया हुआ पाया। उसने अपनी आंखें खोली और जुआन उसकी नजरों के सामने आ गया। लेकिन उसकी मौजूदगी से उसे जरा भी राहत नहीं मिली, बल्कि इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम भाग क्यों नहीं गए? आपने चू चुयान को सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है और उसे 520 रेज पॉइंट्स मिले हैं। वह पहले से ही अपाहिज थी और खतरा अभी टला नहीं था। वह शीकुन और उसके कुछ गुर्गों से निपटने में नाकाम रही थी और इसमें कोई शक नहीं था कि होश में आने के बाद वे उसका पीछा करना जारी रखेंगे। एक ली आधा किलोमीटर के बराबर होता है। अध्याय 156, प्रेमियों की आत्महत्या। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले कैसे भाग सकता हूँ? जुआन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। चू चुयान का पीला चेहरा और खून से सने कपड़े देखकर उसके मन में कड़वाहट उमड़ आई। उसने झटपट कुछ दवा निकाली और उसे देते हुए कहा, जल्दी से इसे खा लो। हालांकि यह उस दवा जितनी चमत्कारी नहीं है जो मैंने तुम्हें पहले दी थी, लेकिन इसे दिव्य चिकित्सक जी ने बनाया है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार लाएगी। इनमें से अधिकांश चीजें उसे जी शियाओक्सी ने दी थीं। जी डेंटू अपनी बेटी से कितना प्यार करता था, ये देखते हुए ये संभव ही था कि वह उसे सबसे अच्छी चीजों के अलावा कुछ और देता। कोई फायदा नहीं, मेरी ऊर्जा नलिकाएं तो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। चू चुयान ने अपना सिर हिलाया। अपनी इस हालत के बावजूद उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से शांत थी, मानो उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। कौन कहता है कि कोई फायदा नहीं? इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। हम बाद में दिव्य चिकित्सक जी से मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वे कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। जुआन ने जोर देकर कहा और अपने पास मौजूद सबसे अच्छी दवा चू चुयान के मुंह में ठूंस दी। जी डेंटू चाहे कितना भी विकृत स्वभाव का था, चिकित्सा में उसकी कुशलता निर्विवाद थी। इसके अलावा भले ही वह कुछ न कर सके, इस विशाल साधना जगत में कोई न कोई ऐसा उपाय जरूर होगा जो कारगर साबित हो। और अगर इस दुनिया में कुछ भी काम ना आए तो भी उसके पास कीबोर्ड सिस्टम तो था ही। शायद इसकी लॉटरी से मिलने वाली चीजें ही उसके इलाज के लिए जरूरी चमत्कार कर सकें। खांसी चू चुयान के साथ पहले कभी इतना बुरा बर्ताव नहीं हुआ था, जिससे वह शर्मिंदा और परेशान दोनों हो गई थी। हालांकि इस समय उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी, विरोध करना तो दूर की बात थी। लगता है जी शियाओक्सी से आपके अच्छे संबंध हैं। चू चुयान ने गौर किया कि दवा की बोतलों वाले पाउच फूलों की कड़ाई से सजे थे और उनमें से हल्की सी खुशबू भी आ रही थी।
ये स्पष्ट रूप से किसी महिला द्वारा बड़ी सावधानी से तैयार किए गए थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा पति औरतों में बहुत लोकप्रिय है, जुआन ने हल्के अंदाज में कहा। हालांकि उसे अचानक याद आया कि उसकी हालत पहले से ही खराब है और इस समय उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, कुछ देर पहले एक घाटी में हमारा सामना ज़ॉम्बियों की सेना से हुआ था। मैंने उससे कहा कि वह भाग जाए और मदद मांगे, जबकि मैंने उन्हें बहला फुसलाकर दूर कर दिया। उसे मेरी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने ये चीजें मुझे दे दी। चू चुयान ने धीरे से आह भरी और कहा, तुम मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? मुझे बस डर है कि आप ईर्ष्या करेंगे, जुआन ने शर्माते हुए जवाब दिया। चू चुयान ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। तब तक शीकुन और बाकी लोग उनके करीब पहुंच चुके थे। शीकुन का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके रोम छिद्रों से स्याही रिसने लगेगी। युवा मिस चू, मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी शक्तिशाली चाल चल सकती हैं, जो भक्षक कुन से भी निपटने में सक्षम है। हालांकि इस प्रक्रिया में आपने खुद को अपंग कर लिया। क्या ये वाकई इसके लायक था? वह चू चुयान को अपनी आदर्श पत्नी मानता था और उसे पाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही वह अपंग हो गई। उसका कुल उसे चू चुयान से विवाह करने की अनुमति कभी नहीं देता। उसकी सुंदरता को देखते हुए भले ही उसने अपनी साधना शक्ति खो दी होती, वह उसे अपनी रखेल बनाकर सेवा करने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लेता। हालांकि उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इस कष्ट से उसका बचना असंभव लग रहा था। बस यूं ही वर्षों की योजना व्यर्थ हो गई। उसने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अंत में सब कुछ बेकार गया। भला वह निराश क्यों न होता? क्याओ जुयिंग के चेहरे पर एक जटिल भाव था। हालांकि उसने गुप्त इरादों से चू कबीले में घुसपैठ की थी, लेकिन चू चुयान के साथ बिताए वर्षों ने उन दोनों को बहनों की तरह करीब ला दिया था। उसने दिल से यही उम्मीद की थी कि अंततः उसकी शादी युवा स्वामी से ही होगी। उनकी राय में शी वंश के छठे युवा स्वामी ही युवती के पति बनने के योग्य थे। जुआन जैसा कोई भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं हो सकता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चू चुयान शीकुन के सामने झुकने के बजाय खुद को अपाहिज करना चुनेगी। उसे गहरा अपराध बोध हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि चू चुयान को इस स्थिति में लाने के लिए वह भी कुछ हद तक जिम्मेदार थी। उसने अपने फैसलों के लिए मन ही मन खुद को कोसा। इसी बीच शीकुन का सवाल सुनने के बावजूद चू चुयान आकाश की ओर देखती रही। उसे जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जुआन ने देखा कि उसकी निगाहें कहीं टिकी नहीं थी और उसे एहसास हुआ कि वह आकाश को नहीं देख रही थी, बल्कि खोई हुई सी थी। उसका दिल निराशा से भर गया था, उसने पहले ही हार मान ली थी। उसका शरीर का तापमान बेहद कम था। उसे पकड़ना ऐसा लग रहा था मानो वह 1000 साल से जमे हुए बर्फ के टुकड़े को उठा रहा हो, जिससे जुआन की हड्डियां तक कांप रही थीं। अगर उसे गले लगाना ही उसे इतना असहज कर रहा था, तो ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस समय उसे कितनी ठंड लग रही होगी। इतने कम समय में ही जुआन ने अपनी ऊर्जा से चू चुयान के शरीर का निरीक्षण कर लिया था। एक सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा वाहिनी जीवन शक्ति से भरपूर होनी चाहिए, लेकिन चू चुयान की वाहिनी किसी भयंकर विस्फोट से गुजरी प्रतीत हो रही थी। वे छटपटा रही थीं और उदासी की आभा से भरी हुई थीं। अपनी वर्तमान स्थिति में वह एक सामान्य मनुष्य से भी अधिक कमजोर थी, और यदि वह अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके तो यह एक चमत्कार ही होगा। उसकी नसों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से उसका शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। जुआन को यह भी संदेह था कि यदि उसने अपनी निषिद्ध कला का उपयोग करने से पहले फेथ इन ब्रदर स्प्रिंग का सेवन नहीं किया होता तो शायद उसकी तुरंत मृत्यु हो गई होती। चू चुयान द्वारा उसके प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर भी शीकुन कुछ खास नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय वह मन ही मन बुदबुदाया, तुम ब्राइटन मून शहर के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे। पूरी दुनिया को भी ध्यान में रखें तो हमारी उम्र के बहुत कम लोग ही तुमसे मुकाबला कर सकते थे। तुमने पहले इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया था और अब तुम अपाहिज हो गए हो। नहीं, तुम तो अपाहिज से भी बदतर हो। तुम्हारी वर्तमान हालत में तो तुम रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाओगे। चुप रहो तो भी कोई नहीं सोचेगा कि तुम गूंगे हो, जुआन ने झुंझलाहट में चिल्लाते हुए कहा। वह पहले से ही चू चुयान की कमजोर होती सेहत को लेकर चिंतित था, फिर भी शीकुन बकबक करता रहा। चिकित्सा के अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वह जानता था कि किसी भी उपचार की प्रभावशीलता काफी हद तक रोगी की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि मरीज ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हम तुम्हारे जैसे नीच लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शीकुन ने जुआन को ठंडे लहजे में देखा। हम जैसे लोग बाकी इंसानों से श्रेष्ठ पैदा होते हैं। हमारा अपना गौरव और सम्मान है और हम खुद को नीचा या दया का पात्र नहीं बनने देंगे। अगर तुम उसकी जान बचा भी लो तो अपाहिज के रूप में जीना उसके लिए यातना से कम नहीं होगा। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि तुम मेरी पत्नी को विलक्षण प्रतिभावान कहते हो, लेकिन तुम खुद को भी विलक्षण प्रतिभावान कैसे समझते हो? तुम तो मेरी पत्नी को उसकी चोटों के बावजूद भी हरा नहीं पाए और एक हारे हुए की तरह तुम्हें मदद के लिए और लोगों को बुलाना पड़ा। वह भक्षक को 9वें दर्जे का साधक था, है ना? फिर भी मेरी पत्नी ने उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। तो फिर तुम्हारा क्या? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम्हारी तुलना उससे की जाए? चू चुयान की वर्तमान हालत देखकर ही जुआन का दिल टूट गया, लेकिन यह आदमी फिर भी एक छोटी सी मक्खी की तरह मंडराता रहा, उसकी सहनशीलता की सीमा को चुनौती देता रहा। शीकुन का मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो वह फट पड़ने वाला हो। एक निकम्मे और निंदनीय व्यक्ति द्वारा यह कहा जाना कि वह कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं है, यह उसके लिए बेहद अपमानजनक था। हालांकि चू चुयान की तुलना में वह वास्तव में हीन था, इसलिए वह जुआन के दावों का खंडन करने में पूरी तरह असमर्थ था। आपने शीकुन को ट्रोल करके 314 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? ताकतवर तुम नहीं हो, बल्कि चू चुयान है। शीकुन ने बस इसी तरह खुद को तसल्ली दी। उसने खुद को याद दिलाया कि जुआन जैसे काबिल लोगों से बहस करना उसके बस की बात नहीं है, और अपने गुस्से को शांत करते हुए आगे बोला, हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से उतना प्रतिष्ठित न हूं, लेकिन मेरे पीछे एक विशाल वंश का समर्थन है। जन्म से ही मैं उस मुकाम पर था जहां तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं पहुंच सकते। मैं ये बातें शेखी बघाड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। मेरे पास जो संसाधन है वे तुम्हारे संसाधनों से कहीं ज्यादा हैं। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम शायद ही कभी उसका ख्याल रख पाओगे, लेकिन मेरे मामले में बात अलग है। मैं न केवल उसकी जान बचा सकता हूं, बल्कि उसकी ऊर्जा नसों को भी जोड़ सकता हूं। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते हो तो उसे स्वार्थवश अपने पास रखने के बजाय मुझे सौंप दो।
तुम केवल उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हो और उसके विकास को रोक रहे हो। क्याओ जुइंग ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच, शी परिवार के राजधानी में बहुत सारे संपर्क हैं और शाही दरबार के चिकित्सकों तक उनकी पहुंच है। उनके पास अथाह खजाने भी हैं। उनकी संपत्ति चू परिवार से भी कहीं अधिक है। यदि आप युवती को शी परिवार के हवाले कर दें तो स्वामी जी निश्चित रूप से उसका इलाज करने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। जुआन को गहरी सोच में डूबा देखकर शी कुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उनकी हैसियत के चलते हर समय हिंसा का सहारा लेना जरूरी नहीं था। कभी कभी तो वो किसी व्यक्ति की नैतिक भावना को जगाकर और अपने कुछ विशेषाधिकारों का लाभ उठाकर भी काम करवा सकते थे। चू चुयान को पाकर वह उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी उसकी जान बचाना आसान होगा, जिसका मतलब यह होगा कि वह उसे अपनी रखेल बनाकर अपने पास रख सकेगा। ये बहुत दुख की बात थी कि वह हिलडुल नहीं पाएगी, इसलिए उसके साथ उसका आनंद काफी सीमित हो जाएगा। ये सोचकर कि जुआन सचमुच इन तर्कों से सहमत हो गई है, चू चुयान की आंखें डर से भर गईं। मुझे किसी और के हवाले मत करना, उसने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसे जुआन का लापरवाह और घमंडी स्वभाव पसंद नहीं था, फिर भी इस समय उसके साथ रहना ही उसे सुकून दे रहा था। उसे डर था कि शी कुन की बातों से जुआन प्रभावित हो जाएगा और उसे उस बदमाश के हवाले कर देगा। जुआन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, प्यारी, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें किसी दूसरे आदमी के हवाले कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस एक अलग समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। शी कुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुआन, क्या तुम सचमुच अपने स्वार्थ के लिए युवा मिस चू का भविष्य बर्बाद करने का इरादा रखते हो? जुआन ने आंखें घुमाई। प्लीज, मैंने टीवी पर ऐसे कई बेवकूफ किरदारों को ऐसे झांसों में फंसते देखा है। मुझे यह अपमानजनक लगता है कि आप सोचते हैं कि आप मुझे इस तरह की चीज से बेवकूफ बना सकते हैं। आप अपनी नैतिकता का ढोंग करते हुए मेरी आलोचना कर रहे हैं, सिर्फ अपने उन घिनौने विचारों को छिपाने के लिए। लगता है आप मुझे सच में एक भोला भाला बेवकूफ समझते हैं, है ना? मैं अपनी पत्नी की हालत की जिम्मेदारी खुद लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे बाहरी लोग दफा हो जाएं। शिकुन के चेहरे पर सर्दियों का तूफान सा छा गया। कितनी घमंडी बातें हैं, तुम उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते और फिर भी उसके इलाज का सपना देख रहे हो। छोटी बच्ची चू, हो सकता है कि अभी तुम मुझसे इस काम के लिए नफरत करो, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में तुम मेरे इरादे समझ जाओगी। हाथ के इशारे से उसने अपने गुर्गों को जुआन को मारने का आदेश दिया। हालांकि उसे पता था कि आंखों से वार करने की क्षमता पर कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन पहले झेला दर्द वह दोबारा नहीं सहना चाहता था। वह दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने गुर्गों को काम पूरा करने का आदेश दिया। इस बीच वह धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करेगा ताकि वह कूदकर जुआन की जान हमेशा के लिए ले ले। रुको, चू चुयान ने कमजोर ढंग से बात की। शीकुन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपने अधीनस्थों को रोकने के लिए हाथ उठाया और पूछा, युवा मिस चू, क्या आपने सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है? उसकी अनदेखी करते हुए चू चुयान ने जुआन की ओर मुड़कर कहा, मुझे मार डालो। ये क्या? जुआन अवाक रह गई। उसका अनुरोध इतना अचानक था कि वह अचंभित रह गया। जुआन की कोई प्रतिक्रिया न देखकर चू चुयान और भी चिंतित हो गई। उसने जल्दी से कहा, मैं अब अपाहिज हो चुकी हूं और तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के हाथों अपमानित होते देखना चाहते हो? मुझे मार डालो और भाग जाओ, फिर मेरे माता पिता को यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में बता दो। उनसे मेरी मौत का बदला लेने को कहो। अब तुम मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हो। जुआन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने धीरे से अपनी तलवार उठाई। चू चुयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई, जैसे ही तलवार गिरने का इंतजार कर रही थी, जो उसे अंतिम प्रहार देगी और उसकी जान ले लेगी। जुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शीकुन दहाड़ा। हालांकि चू चुयान धीरे से बोल रही थी, फिर भी जुआन को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। अगर संभव होता तो वह चू चुयान को झपट्टा मारकर छीन लेता, लेकिन उसे डर था कि उसकी कोई भी अचानक हरकत जुआन को उत्तेजित कर देगी और वह कोई जल्दबाजी में कदम उठा लेगा। जुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी तलवार नीचे की ओर खींची, तलवार हवा में लहराती हुई उसके सीने में जा लगी। शीकुन और कियाओ जुइंग दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुआन खुद को चोट पहुंचाएगा। आखिर वो आदमी क्या कर रहा है? कियाओ जुइंग को तो यह भी शक हुआ कि क्या जुआन चू चुयान के लिए प्रेम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। भले ही वह घृणित स्वभाव का है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवती के लिए उसकी भावनाएं इतनी गहरी होंगी। अध्याय 157, सीधे खतरे में कूदना। शीकुन हक्का बक्का रह गया। क्या वह हार मानकर आत्महत्या कर रहा है? खैर, इससे तो मेरा भी भला हो गया। उसके अधीन मौजूद दोनों चौथे दर्जे के साधकों ने भी राहत की सांस ली। सच कहें तो अगर उन्हें विकल्प दिया जाता तो वे जुआन का सामना करने के लिए उत्सुक नहीं थे। भले ही वह तीसरे दर्जे का साधक था, लेकिन उससे निपटना बेहद मुश्किल था और साथ ही उसकी विचित्र क्षमताओं का तो कहना ही क्या। जुआन की गोद में लेटी चू चुयान को अपने ऊपर खून की बूंदें पड़ती महसूस हुई। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और वह घबराकर बुदबुदाई, तुम ये क्या कर रहे हो? वह आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या वह इसलिए प्रेमी की तरह आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वह मुझे बचा नहीं पाया? शायद वर्षों से स्वामी और सेवक के रूप में उनके बीच चले आ रहे बंधन के कारण चू चुयान वास्तव में कियाओ जुइंग के समान ही विचार रखती थी। चू चुयान के पीले चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जुआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम बाद में मीठी मीठी बातें कर लेंगे। अभी के लिए मुझे पहले इन घृणित लोगों को मार गिराने दो। एक हाथ से चू चुयान को अपने करीब पकड़े हुए जुआन ने दूसरे हाथ में तलवार लहराए और उग्रता से दहाड़ते हुए कहा, मेरी निषिद्ध कला का स्वाद चखो, असंख्य तलवारों की वापसी। जुआन के आसपास मौजूद सभी लोग अभी भी उसके विचित्र व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसकी अचानक चीख सुनकर वे सब डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे चू चुयान की निषिद्ध कला ने एक ही प्रहार में भक्षक कुन को नष्ट कर दिया था, इसलिए वे निषिद्ध कला शब्दों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। जुआन के पहले के विचित्र व्यवहार और अब उसके द्वारा अचानक उत्पन्न हो रहे दमनकारी आभा को देखते हुए शीकुन ने भी सहज रूप से कुछ समय के लिए पीछे हटते हुए स्थिति का आकलन करने के लिए समय लिया और फिर अपनी अगली चाल तय की। जब सभी लोग जुआन से सावधान थे, तभी उसने अचानक अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी, चू चुयान को उठाया और भाग गया। शीकुन की आंखें फटी रह गईं।
कियाओ जुइंग का मुंह खुला रह गया और चौथे दर्जे के दोनों नौकर अविश्वास से पलकें झपकाते रहे। कुछ क्षणों के लिए वे सभी स्तब्ध रह गए, फिर अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वे जुआन की चाल में फंस गए थे। जुआन तो बस उन्हें डराकर भागने के लिए समय जुटाना चाहता था। ये जानकर कि वे एक घटिया चाल में फंस गए हैं, वे सभी क्रोध से कांप उठे। आपने शिकुन को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक चौथे रैंक के चमचे ए को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। आपने सफलतापूर्वक चौथे रैंक के चमचे बी को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। कियाओ जुइंग ने जुआन की परछाई को दूर भागते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि जुआन जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन वह चुचुयान के लिए बेहद चिंतित थी। एक तरफ तो उसे राहत मिली कि युवती बच निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसे चिंता थी कि जुआन में उसके जख्मों का इलाज करने की क्षमता नहीं है। ये दो विरोधी भावनाएं आपस में लड़ रही थीं, जिससे उसके भीतर उथल-पुथल मची हुई थी। उनके पीछे जाओ, क्रोधित शिकुन ने दहाड़ते हुए अपना आदेश दिया और फुर्ती से आगे बढ़ा। वायु तत्व का साधक होने के नाते उसकी गति अपने साथियों की तुलना में काफी अधिक थी। उनकी साधना के स्तर में अंतर और जुआन के किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़े होने के कारण उसके लिए कुछ ही सेकंड में जुआन तक पहुंच जाना आसान होना चाहिए था। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम करने में ही उसे काफी समय लग गया। चुचुयान पहले तो जुआन के आत्महानि के कृत्य से स्तब्ध रह गई थी, लेकिन जब वह उसे बाहों में उठाकर भागा तो वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। एक पल के लिए उसने उसकी तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा की। हालांकि चाहे वह कितनी भी चतुर योजना क्यों न बनाए, उनकी साधना के स्तर में अंतर के कारण शिकुन पर पलटवार करना उसके लिए असंभव था। मुझे नीचे उतार दो, अगर तुम खुद भाग जाओ तो शायद बच निकलने का मौका मिल जाए। चुप रहो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, जुआन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभावों में से एक ये था कि जब तक उसे एक निश्चित मात्रा में क्षति होती थी, उसकी की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती थी, जिससे उसकी ताकत और गति में काफी वृद्धि होती थी। इससे पहले भी वह इसी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करके पेई म्यानमान और कियाओ जुइंग दोनों को काबू में कर चुका था। हालांकि वह समझता था कि उन दोनों महिलाओं ने अपने स्वार्थ के चलते उस पर नरमी बरती थी। शायद उन्हें चू कबीले के विशेषज्ञों की जानकारी मिलने का डर था, इसलिए उन्होंने हाथापाई का रास्ता चुना, जिससे उसे उनके सामने डटकर खड़े रहने का मौका मिल गया। यदि उन्होंने अपनी मौलिक शक्तियों का उपयोग किया होता तो वे निश्चित रूप से उसके जैसे निम्न स्तर के साधक को आसानी से हरा सकते थे। अब जब वे इस कालकोठरी में थे तो शिकुन और कियाओ जुइंग के पास उसके विरुद्ध रुकने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जुआन फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभाव से मजबूत हो गया था, फिर भी वह जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भागने के लिए अपनी गति बढ़ाने के उद्देश्य से खुद को चोट पहुंचाकर फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभावों को सक्रिय करना चुना। यही कारण था कि शिकुन अब तक उसे पकड़ नहीं पाया था। हम भाग नहीं पाएंगे, चुचुयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि जुआन ने अपनी गति बढ़ाने के लिए किस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन शिकुन 5वें दर्जे का वायु तत्व साधक था। उन दोनों की मूलभूत गति में अंतर स्पष्ट था। जुआन का पकड़ा जाना तय था। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी हो सकती है, जुआन ने कहा। उसकी निगाहें पास ही स्थित छोटी पहाड़ी पर टिकी हुई थीं। वह यूं ही अंधाधुंध भाग नहीं रहा था, बस अच्छे की उम्मीद में। वह लगातार सोच रहा था कि इस मुश्किल से निकलने के लिए वह क्या कर सकता है, लेकिन उसकी कोई भी काबिलियत या तुरुप का पत्ता काम नहीं आ रहा था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई मदद आने वाली है, क्योंकि पहले हुए भारी हंगामे के बावजूद कोई भी नहीं आया था। उसने अनुमान लगाया कि भक्षक कुन के भयानक रूप से प्रकट होने के कारण सभी लोग उससे दूरी बनाए हुए थे। इन सब बातों को देखते हुए बचने का केवल एक ही रास्ता था, मौका तलाशने के लिए सीधे खतरे में कूद पड़ना। उसने अपनी आंखों से भयानक ज़ॉम्बीज को पहाड़ी की ओर बढ़ते देखा था, लेकिन शिकुन के समूह के पास ये जानकारी नहीं थी। अगर वह उन्हें वहां ले जाता तो शायद उसे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाता। बेशक वह समझता था कि ज़ॉम्बी सेना कितनी भयानक थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह और चुचुयान भी उनके हाथों मारे जाएंगे, लेकिन कुछ न करने का मतलब भी निश्चित मौत थी। कम से कम ज़ॉम्बी से भिड़ने में उम्मीद की एक किरण तो थी। इसके अलावा अपने दुश्मनों को अपने साथ कब्र में घसीटना भी कोई बुरा सौदा नहीं लग रहा था। खैर, मुझे लगता है कि इसीलिए इंसान लॉटरी टिकट खरीदते हैं। जब तक उनकी किस्मत साथ देती है तब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। आखिर सपनों के बिना जिंदगी कैसी। तब तक उनका पीछा करने वाले उसके ठीक पीछे पहुंच चुके थे। शिकुन की चिढ़ाने वाली आवाज उसके पीछे गूंजी। हा, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भागने वाले हो। जिस क्षण तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जुआन और चुचुयान का सामना करने से पहले उसने अकादमी के शिक्षकों के ठिकाने पर नजर रखी थी, इसलिए उसे पता था कि बाकी सब उनसे काफी दूर हैं। कोई भी जल्दी यहां नहीं पहुंच पाएगा, जबकि उसे जुआन से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे। स्नो, उसे रोको। आगे पेड़ों का एक समूह देखकर शिकुन दहाड़ा। कियाओ जुइंग हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने अपनी कलाई घुमाई और जुआन के सामने के पेड़ तुरंत जीवंत हो उठे। तरह तरह की लताएं उसके पैरों की ओर बढ़ने लगी, मानो उसे गिराने की कोशिश कर रही हों। जुआन पहले भी इस चाल में फंस चुका था और उसने पिछली गलती से सबक सीख लिया था। उसने तुरंत सनफ्लावर फैंटम का प्रयोग किया और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से बचने की कोशिश की। किसी कारणवश उसे ऐसा लगा कि इस बार बेलों के हमले में और अधिक कमियां हैं। शिकुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे आसानी से पता चल गया था कि कियाओ जुइंग जानबूझकर उन दोनों के साथ नरमी बरत रही थी, लेकिन इस समय उसने इस बारे में कुछ न कहने का फैसला किया। विंड गॉड डैश। शिकुन के पैर इतनी तेजी से चलने लगे कि वे धुंधले से दिखने लगे, जिससे उसकी गति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। इस गति कौशल से उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से कम हो जाती थी, इसलिए वह इसका उपयोग तभी करता था जब स्थिति इसकी मांग करती थी। अपने पीछे से आती सरसराहट की आवाज सुनकर जुआन तुरंत समझ गया कि शिकुन कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उसने हमले से बचने के लिए एक तरफ हटकर वार को टालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिकुन की तलवार उसकी पीठ पर लग चुकी थी। शिकुन को उम्मीद थी कि उसकी तलवार जुआन की छाती को भेद देगी, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी तलवार की नोक पर एक जबरदस्त धक्का महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि जुआन ने अंदर कवच पहन रखा है। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इस बेचारे के पास इतना शक्तिशाली कवच होगा जो उसके वार को रोक सके।
अंत में उसका हमला, जो इतना शक्तिशाली होना चाहिए था कि जुआन की छाती को भेद दे, मुश्किल से 1 इंच ही अंदर धंसा। जब तक शीकुन ने अपने हमले की ताकत बढ़ाने की कोशिश की, तब तक जुआन उसे चकमा देकर निकल चुका था। शीकुन ने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें पकड़ चुका हूं, अब तुम कहां भाग सकते हो? पवन देवता की तेज चाल ने उसे गति में जबरदस्त उछाल दिया था और अब वह जुआन से कम 20% ज्यादा तेजी से चल रहा था। इसके अलावा उसका शिकार एक और व्यक्ति को साथ लिए हुए था और उसके पास तलवार भी नहीं थी। अगर वह इतनी जबरदस्त बढ़त होने के बावजूद भी जुआन को नहीं हरा सका, तो उसे पूरी तरह से अक्षम कहना ही उचित होगा। शीकुन ने जुआन के पैरों पर तलवार से वार किया, उसकी नसों को काटकर उसे अपन करने की कोशिश की। इससे लड़ाई बेहद आसान हो जाती। हालांकि जुआन ने अचानक अपनी आस्तीन पीछे की ओर झटक दी और उसकी कलाई से अचानक एक काली छाया निकल आई। शीकुन तुरंत समझ गया कि यह एक छिपा हुआ धनुष है, क्योंकि उसे याद था कि उसके एक साथी के पास ऐसा ही हथियार था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे धनुष केवल निम्न स्तर के साधकों के लिए ही खतरा होते हैं। उसके जैसे उच्च स्तर के साधक के लिए ये तीर उसकी ऊर्जा कवच को भेद भी नहीं पाते। उसने अपनी तलवार से हमला जारी रखा और अपनी ओर आ रहे धनुष के तीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार जुआन के पैर को भेदने वाली थी, उसे अचानक एक जोर का झटका लगा। वह अचंभित रह गया, क्योंकि वह तीर, जो वास्तव में एक सामान्य तीर था, उसके कवच को भेदकर उसके कंधे में धंस गया था। हालांकि उसके पहने हुए नर्म कवच ने झटके को काफी हद तक कम कर दिया था, जिससे उसकी चोट की गंभीरता सीमित हो गई थी। फिर भी उसे अपने घाव में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। ये क्या है? क्या तीर में जहर लगा है? शीकुन चौंक गया। उसने ठंड को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपनी ऊर्जा का संचार किया। उसी समय जुआन अचानक मुड़ा और शीकुन पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एक गहरे काले रंग का खंजर था। युवा स्वामी, सावधान रहें। क्याओ जुइंग ने स्वयं उस कटार की शक्ति का अनुभव किया था और उसने तुरंत चेतावनी देते हुए चिल्लाया। शीकुन को इस गलतफहमी का खामियाजा भुगतना पड़ा था कि वह अपने की कवच का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी के तीर को रोक सकता है, इसलिए उसने इस बार समझदारी से जुआन के खंजर का सीधा सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार को निर्णायक रूप से एक तरफ फेंक दिया और जुआन पर वार करने के लिए कई पवन बल उत्पन्न किए। अचानक आए तेज हवा के झोंकों ने जुआन को सीधे प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। इसके अलावा हवा के झोंकों के अचानक प्रकट होने से जुआन का रास्ता अवरुद्ध हो गया और शीकुन द्वारा बनाया गया अस्थायी रास्ता भी बंद हो गया, जिससे उसे आने वाले हमले से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ये देखकर जुआन केवल असहाय होकर आह भर सकी और पीछे हट गई। छिपा हुआ क्रॉसबो एक ऐसा हथियार था जो उसने जिया झेंगजिंग के समूह से प्राप्त किया था, लेकिन उसने सामान्य क्रॉसबो बोल्ट को ज़ोंबी सेना से प्राप्त कवच भेदी तीरों से बदल दिया था। सौभाग्यवश छिपे हुए धनुष की कार्यप्रणाली काफी सरल थी। जुआन को बस कवच भेदने वाले तीरों के शाफ्ट को काटकर धनुष में लगाना था। इसी के बदौलत वह कुछ क्षणों के लिए शीकुन को अचंभित करने में सफल रहा। यह अफसोस की बात थी कि वह निर्णायक वार करने में सफल नहीं हो पाया। जुआन ने देखा कि क्याओ जुइंग और अन्य 2 चौथे दर्जे के साधक उसका पीछा करने ही वाले थे, इसलिए वह जल्दी से मुड़ा और भागता रहा। इसी बीच शीकुन कुछ क्षण के लिए रुका, कुछ औषधि का सेवन किया और अपने शरीर में समाई शीतलता को दूर करने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया। कंधे से तीर का अगला सिरा निकालते हुए उसने भौहें चढ़ाकर उसका निरीक्षण किया। ये किस प्रकार का तीर है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हालांकि उसे एहसास हुआ कि इस मामले पर चिंतन करने का यह सही समय नहीं था। जुआन उससे काफी आगे निकल चुका था, इसलिए उसने तुरंत अपने साथियों को पीछा जारी रखने का आदेश दिया। अंततः जुआन रहस्यमयी पहाड़ी की तलहटी में स्थित पत्थर के दरवाजों के सामने पहुंच गया। ये देखकर कि शीकुन और अन्य लोग अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, उसने दांत पीसते हुए पत्थर के दरवाजों की ओर कदम बढ़ाया। इस पूरी भागदौड़ के दौरान चुचुयान उसके सीने से चिपकी रही। जहां वह थी, वहां से वह उसके खून से लथपथ कपड़े साफ देख सकती थी और उसके दिल की तेज धड़कन और अनियमित सांसें सुन सकती थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में छाई निराशा की जगह एक नई रोशनी ने ले ली। जन्मजात प्रतिभा से संपन्न, वह हमेशा से एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत रही थी, जो दूसरों को अपने संरक्षण में रखती थी। लेकिन किस्मत के उलटफेर में अब वह खुद को एक ऐसे आदमी की बाहों में असहाय पा रही थी, जो उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। वह खुद भाग सकता था, लेकिन उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, मानो वह उसके लिए बोझ का एक टुकड़ा मात्र हो, जो उसे नीचे खींच रहा हो। मूर्ख! चुचुयान ने धीरे से उसके बारे में अपनी राय बुदबुदाई और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जुआन अपनी बाहों में समाई उस सुंदरी के ख्यालों से बेखबर था। वह घबराकर पत्थर के दरवाजों की ओर भागा, उसे डर था कि वह उन्हें खोल नहीं पाएगा। हालांकि शायद फीनिक्स निर्वाण सूत्र से मिली बढ़ी हुई शक्ति के कारण वह इस बार उन्हें थोड़ा सा खोलने में कामयाब रहा, जिससे एक व्यक्ति के अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। उसके सामने फैली घोर अंधेरी गुफा अनगिनत खतरों की गवाही दे रही थी। मुट्ठी भींचकर जुआन अंधेरे में आगे बढ़ गया। अल्पविराम, कुछ ही पलों में शीकुन और बाकी लोग भी पत्थर के दरवाजों के सामने पहुंच गए। उन्हें अंदर से आती ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, जो दरवाजों की दरार से छनकर आ रही थी। उनकी आंखों में अनिश्चितता और घबराहट झलक रही थी। ये जगह क्या है? अगर जुआन भी इस जगह में प्रवेश कर सकता है, तो हमारे न कर पाने का क्या कारण है? उसके पीछे जाओ। उसने हाथ हिलाते हुए जोरदार इशारा किया और आगे बढ़कर सीधे अंदर घुस गया। आज उसे बहुत कुछ खोना पड़ा था और इस समय हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 158। हम भले ही एक ही रजाई में पैदा न हुए हों, लेकिन हम एक ही कब्र में मरेंगे। जब जुआन चुचुयान को बाहों में भरकर पत्थर के दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ, तो सबसे पहली बात जिसने उसे आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि गुफा का अंदरूनी हिस्सा उतना अंधेरा नहीं था जितना उसने अनुमान लगाया था। पत्थर के दरवाजों के पीछे से आती हल्की भूरी रोशनी से कुछ प्रकाश मिल रहा था, जिससे आसपास का वातावरण एक अजीब राख जैसा रंग लिए हुए था। यह उसे छोटे गांवों से उठने वाले धुएं की याद दिला रहा था। हालांकि यह धूसर धुंधलापन जीवन का नहीं, बल्कि मृत्यु का संकेत दे रहा था। एक अजीब सी हवा उसके शरीर को छू गई, जिससे जुआन के रोंगटे खड़े हो गए। इस गुफा से एक ऐसी रहस्यमयी आभा निकल रही थी जिसे समझाना मुश्किल था, और इसी वजह से वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। साथ ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह थोड़ा कमजोर भी महसूस करने लगा था। इन सभी बातों को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह गुफा शायद किसी भी जीवित प्राणी के लिए खतरनाक थी।
अगर वह इसे एक वीडियो गेम की तरह समझे तो यह एक ऐसी मृत्यु की आभा के समान होगी जो लगातार खिलाड़ी के स्वास्थ्य को कम करती रहती है। हालांकि शक्तिशाली साधकों पर इसका प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन यह आभा चू चुयान के लिए घातक साबित हो सकती थी, जो पहले से ही कमजोर अवस्था में था। ये समझते हुए जुआन ने झटपट चू चुयान के मुंह में 2 गोलियां ठूंस दी और खुद भी कुछ खा ली। शुक्र है, इससे उसे हो रही कुछ तकलीफ कम हो गई। उसे इस बात की राहत थी कि उसे जिया झेंगजिंग और अन्य हथियारों से पर्याप्त मात्रा में रिकवरी की गोलियां मिल गई थीं। जी शियाओक्सी द्वारा उनके अलग होने से पहले दी गई दवा के साथ मिलाकर ये गोलियां उन दोनों के लिए कम से कम कुछ समय के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। चू चुयान के साथ इससे पहले किसी पुरुष ने इतना कठोर व्यवहार नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि वह ये सब उसके भले के लिए कर रहा है, इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया। फिर भी यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह नजरअंदाज कर सके। अपनी असहजता से ध्यान हटाने के लिए उसने पूछा, ये जगह क्या है? उसे एहसास हुआ कि जुआन का भागना व्यर्थ नहीं था, उसने शुरू से ही एक गंतव्य तय कर रखा था। यह ज़ोंबी सेना की गुफा है। मुझे लगता है कि यह एक मकबरा है। जुआन ने घाटी में पहले जो कुछ देखा था उसके बारे में उसे जल्दी से बताया। ज़ोंबी सेना का अड्डा। चू चुयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या यहाँ घुसना मौत को दावत देने जैसा नहीं है? वह अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ है। हालांकि उसे यह विचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि जुआन उसके लिए खुद को और अधिक खतरे में डाले। बाहर शिकुन के हाथों हारने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों न हम इस जगह पर ही दांव लगा लें। शायद अगर हम काफी हलचल मचा दें तो भगवान हम पर दया करके हमें बचने का रास्ता दिखा दें। जुआन का लहजा भले ही सहज था, लेकिन वह अंदर से बहुत तनाव में था और खतरे का जरा सा भी आभास होते ही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। चू चुयान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। तुम खुद भी बच सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुम खाई में और गहरे उतर गए। एक प्रेमी जोड़े के रूप में एक साथ मरना इतना बुरा नहीं लगता, जुआन ने हंसते हुए कहा। भले ही हम एक ही बिस्तर पर पैदा नहीं हुए, लेकिन हमें एक ही कब्र में एक जोड़े के रूप में मरना चाहिए। चू चुयान का पीला चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पुई, ऐसे समय में तुम मेरा फायदा उठाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैं क्या करूं? मुझे डर है कि भविष्य में ये शब्द कहने का मौका ही न मिले। जुआन ने देखा कि चू चुयान की आंखें आधी बंद थीं, मानो वो किसी भी पल गहरी नींद में सो जाए। उसका हौसला बनाए रखने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहा था कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचे रखे। अगर हम इससे जिंदा बच निकले तो क्या तुम मेरे साथ एक ही कमरे में रहने पर विचार नहीं करोगे? जुआन ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। ऐसे समय में भी क्या आप अभी भी इन चीजों के बारे में बात करने के मूड में हैं? चू चुयान ने टिप्पणी की। मुसीबत के समय में तो हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसका हम इंतजार कर सकें। यह मनहूस जगह सचमुच डरावनी है। जुआन बातें करते हुए गुफा में आगे बढ़ रहा था और साथ ही सावधानीपूर्वक आसपास के क्षेत्र का जायजा ले रहा था। चारों ओर धूसर कोहरा छाया हुआ था, जिससे उसकी दृष्टि काफी बाधित हो रही थी। फिर भी वह समझ गया था कि वे इस समय एक बहुत लंबे मार्ग पर चल रहे हैं। यह मार्ग नीचे की ओर झुका हुआ था, जिससे संकेत मिलता था कि वे भूमिगत जा रहे थे। शायद वे सीधे नरक की गहराइयों में जा रहे थे। गलियारे की दीवारें छूने में सूखी और चिकनी थीं, लेकिन उन पर निशान बने हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये निशान भित्तिचित्र थे, जिनमें एक भयानक युद्ध क्षेत्र के दृश्य दर्शाए गए थे। हालांकि चू चुयान ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जुआन की कही बातों पर सोच विचार कर रही थी। अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ रहने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? तुम तो पहले से ही। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, शायद जुआन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। जुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। नवविवाहितों का अलग अलग कमरों में सोना कोई मायने नहीं रखता। मेरी सेहत की बात करें तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बारे में दिव्य चिकित्सक जी से सलाह ले ली है और उन्होंने मेरे लिए इलाज तैयार कर दिया है। बस मुख्य सामग्री की कमी है। जैसे ही मुझे वह मिल जाएगी, मैं अपनी बीमारी का इलाज कर लूंगी और हम सुखमय दंपति के रूप में अपना जीवन पूरा कर लेंगे। चू चुयान का चेहरा लाल हो गया। उसने सहज ही अंतिम वाक्य को अनदेखा करते हुए पूछा, क्या आप क्षणभंगुर कमल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कौन जाने, शायद मुझे ये यही मिल जाए, जुआन ने उत्तर दिया। चू चुयान चुप हो गई। इस तरह की दुर्भावना से भरी जगह में क्षणभंगुर कमल जैसा खजाना पैदा होना नामुमकिन था। हालांकि उनकी पहले से ही मौजूद विकट परिस्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि उसका भरोसा तोड़ना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, अगर हम कभी इस स्थिति से सुरक्षित निकल जाते हैं तो तुम मेरे साथ एक ही कमरे में रह सकते हो। वह अपनी हालत से भलीभांति वाकिफ थी। इस बात की संभावना बहुत कम थी कि वह कालकोठरी से जिंदा बाहर निकल पाएगी, इसलिए मरने से पहले वह उसे जितना संभव हो उतना संतोष देने में कोई संकोच नहीं करती थी। सचमुच जुआन बेहद खुश हुआ। उसे चू चुयान से ऐसी प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद नहीं थी। चू चुयान अभी जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। ये क्या है? जुआन ने भी ऊपर सिर उठाकर देखा तो पाया कि गलियारा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊंचा था। 36 मीटर ऊंची थी और उसमें अनगिनत माणिक जड़े हुए थे, जो हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहे थे। ये घने कोहरे के कारण जुआन इसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक हल्की हवा चली और कोहरा थोड़ा छंट गया, जिससे उसे छत पर मौजूद उन चीजों का साफ नजारा दिखाई देने लगा। वे माणिक तो थे नहीं, बल्कि अनगिनत चमगादड़ों की आंखें थीं। ये चमगादड़ जुआन द्वारा पहले देखे गए किसी भी चमगादड़ से कहीं बड़े थे। प्रत्येक के पंखों का फैलाव एक बाथटब के आकार का था। उनकी भयावह शक्ल और नुकीले दांत उनके घिनौने स्वभाव का स्पष्ट संकेत दे रहे थे। सावधान रहो, ये खून चूसने वाले जंगली सुअर चमगादड़ हैं। ये कुछ ही सेकंड में मवेशियों का सारा खून चूस सकते हैं। चू चुयान ने जुआन को चिंता से चेतावनी दी। हालांकि उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से ऐसे प्राणियों से घृणा करती थी। छत पर बनी लाल आंखों की संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके ऊपर कम से कम 1000 पिशाची चमगादड़ मौजूद होंगे। जुआन घबरा गई। अगर ये सभी चमगादड़ एक साथ उन पर झपट्टा मारते तो वे दोनों पल भर में सूखकर लाश बन जाते। क्या ये जगह ज़ॉम्बी सेना का अड्डा नहीं है? यहाँ पिशाची चमगादड़ क्यों होंगे? अचानक शीत निद्रा में सो रहे चमगादड़ हरकत में आने लगे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हवा में खून की गंध आ गई हो। जैसे जैसे उनमें से और अधिक जागते गए, जुआन को एहसास हुआ कि हालात बिगड़ने वाले हैं।
इस समय वह और चुचुयान दोनों ताजे खून से लथपथ थे और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे उन पिशाची चमगादड़ों के लिए वास्तव में स्वादिष्ट गंध थे। तभी उनके पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई। हा हा हा, लगता है मैं आखिरकार तुम्हारे बराबर आ ही गया। शीकुन और उसके साथी उनसे लगभग 10 मीटर पीछे थे और वह युवक ठंडी घृणा भरी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रहा था। उसने अपने चारों ओर दर्जनों पवन यंत्र बुला लिए थे जो किसी भी क्षण जुआन की जान लेने के लिए तैयार थे। जुआन जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में शीकुन से निपटना उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए उसने निर्णायक रूप से छत की ओर एक तीर चलाया और फिर चुचुयान के साथ जल्दी से जमीन पर कूद गया। चमगादड़ अभी अपनी नींद से जाग ही रहे थे कि तभी एक बड़ा तीर निशाने पर लगा और छत में एक जोरदार कंपन पैदा कर दी। अचानक घबराकर उन्होंने अपने पंख फैलाए और तुरंत नीचे झपट्टा मार दिया। वे क्या हैं? शीकुन ये देखकर भयभीत हो गया कि काले जीवों की एक लहर उसकी ओर बढ़ रही है और उसने सहज रूप से अपने नियंत्रण में मौजूद पवन प्रहरियों को उनका मुकाबला करने के लिए भेज दिया। खून हवा में फैल गया और 10 पिशाची चमगादड़ों के पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्भाग्य से शीकुन ने जो किया था वह मानो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा था। आसपास के चमगादड़ों ने तुरंत शीकुन को अपना दुश्मन समझ लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। शीकुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने चारों ओर और भी अधिक पवन तलवारें बुला ली ताकि चमगादड़ों के हमले को रोक सके। उसी समय क्याओ जुइंग ने भी घबराकर अपने चारों ओर हरे पत्तों का एक बवंडर खड़ा कर लिया ताकि उस पर हमला करने वालों को रोक सके। शेष बचे चौथे दर्जे के 2 साधकों ने भी उन पिशाची चमगादड़ों को मार गिराने की पूरी कोशिश की जिन्होंने उन्हें निशाना बनाया था। हालांकि हवा में उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनमें से हर एक काफी शक्तिशाली था। चौथे दर्जे के एक साधक से गलती हो गई और एक पिशाच चमगादड़ ने उसकी सुरक्षा को भेद दिया। उसने तुरंत उसकी गर्दन पर काट लिया और उसका खून चूसने लगा। एक दर्दनाक चीख के साथ उसने घबराकर अपने गले से चमगादड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने के प्रयास में उसका बचाव ध्वस्त हो गया और भी कई चमगादड़ उस पर झपट्टा मारकर उसका खून चूसने लगे। उसकी दर्द भरी चीखें क्षण भर ही रहीं, क्योंकि उसका लंबा और बलवान शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। महज कुछ ही सेकंड में वह एक सूखे और मुरझाए हुए शव में तब्दील हो गया। शीकुन क्रोधित और भयभीत दोनों था। अब जब उसे इन चमगादड़ों से होने वाले खतरे का पता चल गया था तो वह और संकोच नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने चारों ओर मौजूद सभी विशाल चमगादड़ों का संहार करने के लिए हवा के ब्लेडों से भरा एक बवंडर उत्पन्न किया। क्याओ जुइंग का चेहरा भी कठोर हो गया। वह हरी पत्तियों को तेज कटार की तरह बाहर की ओर झटकने लगी और एक एक करके विशाल चमगादड़ों को मार गिराने लगी। उसी समय उसके सिर पर बनी छोटी छोटी बढ़ने लगी और हरे कांटों से भरी अनगिनत लताओं में बदल गई। ये लताएं चमगादड़ों पर बेरहमी से झपटने लगीं और उन्हें हवा में ही पटकने लगीं। बचे हुए चमगादड़ों को जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने गलत शिकार चुन लिया है और वे अपने मृतकों को वहीं छोड़कर जल्दबाजी में उस क्षेत्र से भाग गए। इसके बावजूद क्याओ जुइंग ने तुरंत अपने बाल नहीं हटाए। उसने अपने बालों से लटकती पेड़ की लताओं पर खून से लथपथ चमगादड़ों के शवों का निरीक्षण किया, फिर तिरस्कारपूर्वक अपनी तलवार उठाई और अपने बाल काट डाले। हालांकि कुछ ही क्षणों में उसके बाल वापस अपनी मूल लंबाई तक बढ़ गए। शीकुन ने हताशा से चारों ओर देखा, लेकिन जुआन और चुचुयान कहीं नजर नहीं आए। अब ये स्पष्ट हो गया था कि वे बच निकले हैं और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। कमीने जुआन, चाहे मुझे नरक के द्वार तक तुम्हारा पीछा करना पड़े, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपने शीकुन को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। युवा स्वामी, इस जगह में कुछ अशुभ संकेत हैं। मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। क्यों ना हम पहले पीछे हटकर स्थिति का पुनः आकलन कर लें? क्याओ जुइंग ने पूछा। शीकुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या अब तुम्हें अपनी मालकिन की चिंता होने लगी है? क्या तुम्हें लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुमने पहले उनके साथ नरमी बरती थी? तुम्हें क्या लगता है कि वे यहाँ पहुंचने में किसकी गलती है? मैं। क्याओ जुइंग को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने तो ये सुझाव शीकुन की भलाई के लिए सच्ची चिंता के कारण ही दिया था। लकड़ी तत्व की साधिका होने के नाते वह आमतौर पर अपने आसपास के जीवों की जीवन शक्ति को महसूस कर सकती थी, लेकिन इस जगह ने उस पर एक अजीब दबाव डाला जिससे उसकी की ऊर्जा को सुचारू रूप से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रभावित हुई। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई भयानक शक्ति छिपी हुई हो। शीकुन को देर से एहसास हुआ कि वह अपने अधिकांश अधीनस्थों को खो चुका है और इस समय क्याओ जुइंग से झगड़ा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए उसने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, स्नो, मैं थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गया था और मेरे शब्द मेरी इच्छा से ज्यादा कठोर निकल गए। उन्हें दिल पर मत लो। हालांकि यह जगह थोड़ी भयावह है, लेकिन शायद यहाँ पिशाची चमगादड़ और ऐसे ही दूसरे राक्षस भरे हुए हैं। जब तक हम सतर्क रहेंगे हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते जबकि युवा मिस जुआन के हाथों मर रही हैं। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं, ठीक है? क्याओ जुइंग ने सिर हिलाया। जी हाँ, युवा स्वामी। वास्तव में पहले मुझसे ही गलती हुई थी। मैं बहुत नर्म दिल थी। शीकुन दिल खोलकर हंसा और बोला, कोई बात नहीं। इससे पता चलता है कि तुम एक भावुक इंसान हो जो वफादारी को अहमियत देते हो। अगर तुम छोटी मिस चू के प्रति इतनी बेरहमी से पेश आते तो मुझे कहीं ज्यादा चिंता होती। ये शब्द सुनकर इतने समय से आंतरिक संघर्ष से ग्रस्त क्याओ जुइंग आखिरकार मुस्कुरा सकी। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। शीकुन ने सिर हिलाया और फिर उसे गलियारे में और अंदर आने का इशारा किया। अध्याय 159, यहाँ मत आना। जब शीकुन और अन्य लोग पिशाची जंगली चमगादड़ों से निपट रहे थे तब जुआन तेजी से चुचुयान को अपनी बाहों में लिए हुए गलियारे में और अंदर चला गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन चमगादड़ों में वायरस मौजूद हैं, जुआन ने चिंता से बुदबुदाते हुए कहा। पहले चारों ओर बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे और हवा उनके मांस और खून से भरी हुई थी। उसकी पिछली दुनिया में चमगादड़ों को रोगाणुओं और विषाणुओं का प्रजनन स्थल माना जाता था और मानवता को परेशान करने वाली कई बीमारियां उन्हीं से उत्पन्न हुई थी। यहाँ तक कि महान बेयर ग्रिल्स, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे, उन्हें भी खाने से पहले कई घंटों तक पकाना पड़ता था। हालांकि जुआन ने तुरंत इन विचारों को खारिज कर दिया। हम तो पहले से ही मौत के कगार पर हैं। वायरस या कीटाणुओं की परवाह कौन करता है? कुछ देर दौड़ने के बाद जुआन ने देखा कि वह आखिरकार गलियारे के अंत के करीब पहुंच रहा है और उसने राहत की सांस ली। हालांकि यह रास्ता अभी भी काफी हद तक सुरक्षित था, लेकिन वहां से जाने का केवल एक ही रास्ता था और छिपने की कोई जगह नहीं थी। अगर शीकुन ने उन्हें यहाँ पकड़ लिया तो उनका अंत निश्चित था।
बेशक इस रास्ते के अंत में जो भी जगह होगी वह भी खतरों से भरी होगी, जिनमें से एक सबसे बड़ा खतरा ज़ॉम्बी सेना होगी जिसका सामना जुआन पहले कर चुका था। उसे उम्मीद थी कि उसे छिपने की कोई अच्छी जगह मिल जाएगी और वह वहीं डेरा डाल लेगा। जब तक वह ज़ॉम्बी सेना को सचेत नहीं करता तब तक उसके इस संकट से बचने की अच्छी संभावना रहेगी। उसकी योजना बस इतनी थी कि शिकुन को गुफा में काफी गहराई तक ले जाया जाए, जहां ज़ॉम्बी सेना द्वारा उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। मार्ग खुल गया और जुआन ने संभल कर गुफा में कदम रखा, तभी ऊपर से हवा के दो तेज झोंके आए जिनसे भयानक दबाव बना और दोनों ही उसके सिर की ओर आ रहे थे। सौभाग्य से वह तैयार था और उसने तुरंत सनफ्लावर फैंटम का इस्तेमाल किया, जिससे वह पल भर में लगभग 1 मीटर दूर हट गया। जैसे ही उसने संभल कर खुद को संभाला, उसने तुरंत अपने हमलावरों की तलाश की। वे कुल्हाड़ी लिए हुए 2 ज़ॉम्बी सैनिक थे। दोनों ज़ॉम्बी सैनिक ये देखकर हैरान थे कि उनके हमले चूक गए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके वार निशाने पर ही लगेंगे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका लक्ष्य उनकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गया। हालांकि कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद उन्होंने सहज रूप से अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और जुआन का पीछा किया। जुआन ने सिर हिलाया। ये दोनों ज़ॉम्बी सैनिक ज्यादा से ज्यादा दूसरे दर्जे के लग रहे थे और लड़ाई में उनका उसे हराना नामुमकिन था। हालांकि चू चुयान को पकड़े हुए वह लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भागने का विकल्प चुना। वैसे भी वह उन दोनों से तेज था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस पीछा करने से कुछ अन्य ज़ॉम्बी सैनिक सतर्क हो गए और जुआन के पीछे और अधिक सैनिक कतार बनाकर जमा हो गए, मानो वे कोई घातक सांपों का खेल खेल रहे हों। कुछ ही पलों में 20 से अधिक सैनिक उसका पीछा करने लगे। ये देखकर जुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसे थोड़ा दबाव महसूस होने लगा था और वह जानता था कि यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। इस रफ्तार से तो ज़ॉम्बीज उन्हें पूरी तरह घेर लेंगे और कोने में धकेल देंगे। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए हमलों से बचते हुए उसने छिपने की जगहें तलाशनी शुरू कर दी। उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि यह इलाका गलियारे से कहीं ज्यादा चौड़ा था, फिर भी छिपने की कोई जगह नहीं मिली। गुफा लगभग खाली थी। आपकी चलने फिरने की कला वाकई अद्भुत है, चू चुयान ने टिप्पणी की। वह इस बात से चकित थी कि जुआन किस तरह ज़ॉम्बीज के बीच से बिना किसी चोट के निकल रही थी, मानो कोई तितली फूलों के खेत में मंडरा रही हो। ये पहली बार नहीं था जब उसने जुआन की इस कुशलता को देखा था, लेकिन किसी कारणवश ये पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली लग रही थी। स्वयं एक प्रतिभाशाली साधक होने के नाते उन्हें उनकी शारीरिक गतिविधि की कुशलता में स्वाभाविक रुचि थी। उसने अपनी असली काबिलियत को बड़ी चतुराई से छिपा रखा है, इसीलिए शिकुन और उसके साथियों को उसके हाथों इतना कष्ट सहना पड़ा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वह सचमुच एक शातिर धूर्त है। यह मुझे मेरे शिक्षक ने सिखाया था। खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए यह मेरा तुरुप का पत्ता है। जुआन उन सभी बातों का दोष अपने तथाकथित शिक्षक पर डालने की योजना बना रहा था जिन्हें वह समझा नहीं पा रहा था। आपके शिक्षक एक अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं इस कौशल के मूल तत्व को करीब से देखने के बावजूद भी नहीं समझ पा रही हूँ, चू चुयान ने कहा। उसकी साधना शक्ति भले ही खो गई हो, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से काम कर रही थीं। वह इतने समय से जुआन की चाल चलन की कला पर ध्यान दे रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अभी भी उसे समझ नहीं पा रही थी। वह वाकई एक अद्भुत व्यक्ति हैं। जुआन ने सहमति में सिर हिलाया और असीम रूप से शक्तिशाली ओल्मी के बारे में सोचने लगी। तुम्हारी उस कला का क्या हुआ जिससे दूसरों को गर्भवती कर देती हो? चू चुयान को सबसे ज्यादा जिज्ञासा इसी बात को लेकर थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि इससे शिकुन को कितना कष्ट सहना पड़ा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी कला का अस्तित्व कैसे हो सकता है। कम से कम जुआन की अद्भुत चालबाजी तो सामान्य ज्ञान के दायरे में थी। ये दूसरी कला तो उसे बिल्कुल अतार्किक लग रही थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे अजीब लगा कि स्नो पहले चूहे स्टेट में उसकी हत्या करने में असफल रही थी। सभी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि 5वीं श्रेणी की साधिका अचानक पेट दर्द के कारण अपने मिशन में असफल हो गई, लेकिन बाद में सोचने पर जुआन ने भी उसके खिलाफ इसी कौशल का इस्तेमाल किया होगा। स्नो को इस तरह के शर्मनाक कौशल का इस्तेमाल अपने ऊपर होते देखकर बहुत गुस्सा आया होगा। यह असली गर्भावस्था नहीं है, ये कला सिर्फ प्रसव पीड़ा का एहसास कराती है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए मैं इसका सीमित बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, वरना मैं उस कमीने को दर्द से बेहोश कर देता। जुआन ने अचानक अपना लहजा बदलते हुए कहा, प्रिय, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम पर इस कला का इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे असली में कर सकते हैं। चू चुयान अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था मानो वह हर कुछ वाक्यों के बाद उसे चिढ़ा रहा हो। जाहिर है, उसे काफी समय से जानने के कारण वह उसकी बकबक की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पहले चोट लगने के बाद तुम्हारी गति और ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। क्या ये कौशल भी तुमने अपने गुरु से सीखा था? हाँ, मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ वह काफी अनोखी है। जुआन ने सोचा कि कैसे ओल्मी इतने समय से चूहे स्टेट में छिपा हुआ था, मानो कोई खतरनाक शक्ति उसका पीछा कर रही हो। इससे उसे एहसास हुआ कि वह जो कौशल सीख रहा है वह उन सभी के लिए खतरा बन सकता है जो इसके बारे में जानते हैं। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह चू चुयान को फीनिक्स निर्वाण सूत्र के बारे में बताए या नहीं, क्योंकि कहीं वह भी इस झमेले में न फंस जाए। सौभाग्यवश चू चुयान ने और अधिक पूछताछ नहीं की। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की साधना तकनीक और कौशल को निजी रहस्य माना जाता था, क्योंकि उन्हें प्रकट करना अपनी कमजोरियों को उजागर करने के समान था। उसके पहले के प्रश्न थोड़े अतिरंजित माने जा रहे थे, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई, खासकर तब जब वह मृत्यु के कगार पर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुआन उसके सवाल का जवाब इतनी ईमानदारी से देगा। क्या वह मुझसे बिल्कुल भी सावधान नहीं है? जुआन ने चू चुयान की ओर देखा और एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया। उसे डर था कि वह सो जाएगी, इसलिए उसने उसे व्यस्त रखने के लिए कोई विषय सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी और वह सहज रूप से एक तरफ हट गया। तारांकन। एक नुकीला भाला ठीक उसी जगह पर आकर गिरा जहां वह अभी खड़ा था। जुआन ने कुछ ही दूरी पर खड़े 9 ज़ॉम्बी सैनिकों को देखा, सभी भाले से लैस थे। ये भालाधारी ज़ॉम्बी अपने कुल्हाड़ी चलाने वाले साथियों की तुलना में अधिक उच्च कोटि के प्रतीत होते थे, क्योंकि वे अधिक सुगठित और बेहतर हथियारों से लैस थे। वे ज़ॉम्बी भालाधारी सैनिक अपने ढाल और भाले आगे की ओर उठाए हुए जुआन की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके बीच की दूरी कम करते जा रहे थे। उनके व्यवस्थित कदमों और प्रभावशाली आभा से जुआन को ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी सेना का सामना कर रहा हो।
यह अच्छा नहीं था। ज़ॉम्बी भालाधारी सैनिक एक व्यवस्थित गठन में आगे बढ़ रहे थे, जिससे उसे अपने सनफ्लावर फैंटम का उपयोग करके उनके बीच से निकलने का कोई मौका नहीं मिला। कोई रास्ता न होने के कारण उसे लगातार उनसे पीछे हटना पड़ा। कुछ ही पलों में गुफा की दीवार उसके पीछे स्पष्ट हो गई। वह जानता था कि अगर वह और पीछे हटा तो सचमुच उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उसने आगे बढ़ने का मौका ढूंढा और उनके सिर के ऊपर से छलांग लगा दी। यही एकमात्र रास्ता प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह उनके ऊपर से छलांग लगा रहा था, तभी 3 ज़ॉम्बी भालाधारी भी हवा में उछल पड़े और कई कोनों से जुआन पर अपने भाले से हमला कर दिया। जुआन ने गालियों की बौछार कर दी। ये क्या हो रहा है? ये ज़ॉम्बी इतनी फुर्ती से कैसे चल सकते हैं? इससे पहले जिन ज़ॉम्बी कुल्हाड़ीधारियों का उसने सामना किया था, वे सभी अनाड़ी और मूर्ख थे और उन्होंने ज़ॉम्बी सैनिकों के बारे में उसकी गलत धारणा बना दी थी। स्पष्ट रूप से उसने इन ज़ॉम्बी भालाधारियों की क्षमताओं को कम आंका था। हवा में फंसा हुआ उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने झट से अपना हाथ उठाया और अपने छिपे हुए धनुष से एक तीर चलाया। वह तीर हवा में ही भाला चलाने वाले एक सैनिक की छाती में जा लगा। तीर के प्रभाव से ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा, जहां वह कुछ पल तड़पा और फिर एकदम रुक गया। ऐसा लग रहा था कि कवच भेदने वाला तीर इन ज़ॉम्बी के खिलाफ वाकई बेहद कारगर साबित हुआ। उसी क्षण जुआन ने अपनी विषैली छुरी निकाली और अपनी ओर आ रहे एक भले को मोड़ दिया, उसे कुछ सेंटीमीटर किनारे धकेल दिया, जहां एक और ज़ॉम्बी भालाधारी खड़ा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तेजी से विषैली छुरी को ज़ॉम्बी भालाधारी की ओर बढ़ाया, जिससे छुरी के हड्डी से टकराने पर एक जोरदार चीख सुनाई दी। जुआन ने सोचा कि वह उस भाले से उस योद्धा की जान ले सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। तब उसे एहसास हुआ कि ये ज़ॉम्बी मरे हुए प्राणी हैं, इसलिए उन पर जहरीले कांटे का असर सीमित था। स्थिति और भी बदतर हो गई जब भालाधारी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना भाला चुचुयान की ओर बढ़ा दिया। इस आने वाले भाले की शक्ति अतीत में चुचुयान के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन इस समय यह उसके पूरे शरीर को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। उसने गहरी सांस ली और हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। चुचुयान पर हमला होते देख जुआन ने गुस्से में चीख मारी और हवा में ही अपना शरीर घुमाते हुए अपनी पीठ से उसे वार से बचाया। तारांकन। जुआन के मुंह से खून निकला, लेकिन युद्ध के बीच उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वार के प्रभाव का फायदा उठाते हुए भालाधारियों के घेरे से बाहर निकलने के लिए जोरदार छलांग लगाई। अपने चेहरे पर गर्म तरल पदार्थ की बूंदें महसूस करते हुए चुचुयान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जुआन के मुंह से खून की एक धार बह रही है। वह तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था और अविश्वास से उसकी लंबी पलकें कांप उठीं। युवा मिस असंख्य लताएं हवा में लहराती हुई उन कुल्हाड़ीधारियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ी जो जुआन और चुचुयान पर अपनी कुल्हाड़ी चलाने ही वाले थे। जुआन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कियाओ जुइंग आसपास ही प्रकट हो गई थी। उसके बाल एक बार फिर लताओं में बदल गए थे और वह एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह पीट रही थी। इसी बीच शीकुन और उसके 2 अन्य चौथे दर्जे के साथी भी ज़ॉम्बी सैनिकों के एक समूह से लड़ रहे थे। जुआन की घूरती निगाहों को देखकर कियाओ जुइंग ने उसे गुस्से से घूरा और एक गहरी सांस छोड़ी। क्या देख रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि यह स्वीकार करने में आपको शर्म आती है कि आप मेरी परवाह करते हैं। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। चुचुयान को हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। ये आदमी तो हद से ज्यादा आत्ममुग्ध है, और क्या ये मेरे सामने ही किसी दूसरी औरत को बहका रहा है? ये तो अजीब लग रहा है। जुआन की बातें सुनकर कियाओ जुइंग ने देखा कि शीकुन ने उसे अजीब नजर से देखा, जिससे वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आपने कियाओ जुइंग को ट्रोल करके 134 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने जुआन की ओर एक बेल सीधी फेंकी, जिसका इरादा उसे बांधने का था। हालांकि जुआन पहले से ही तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए आसानी से बेल को चकमा दिया और भाग निकला। कियाओ जुइंग ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी सैनिकों के एक नए समूह ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। दूसरी ओर शीकुन ये देखकर बेहद नाराज था। जुआन का अपनी सपनों की प्रेमिका को थामे रखना एक बात थी, लेकिन उसकी नौकरानी के साथ भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत करना तो और भी बुरा था। उसने अपने चारों ओर मौजूद कंकाल जैसे कुल्हाड़ीधारियों को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? भाड़ में जाओ। तेज हवाओं का एक शक्तिशाली झोंका बाहर की ओर निकला और ज़ॉम्बी कुल्हाड़ीधारियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़ॉम्बी शायद अविश्वसनीय रूप से सहनशील हों, लेकिन ऐसे भीषण हमले से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शीकुन की हरकतों ने ज़ॉम्बी भालाधारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वे तुरंत मुड़े, अपने भाले शीकुन की ओर ताने और उसकी ओर बढ़ने लगे। इन भालाधारियों से निपटना शीकुन के लिए बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि उसके शक्तिशाली पवन ब्लेड भी भालाधारियों की ढालों पर केवल छोटे निशान छोड़कर गायब हो गए। ज़ॉम्बी भालाधारियों के समूह को अपनी ओर आते देख शीकुन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी शक्ति समेटी और तलवार को आगे की ओर घुमाते हुए 10 मीटर लंबी ऊर्जा की एक धार छोड़ी, जिसने ज़ॉम्बी भालाधारियों की सभी ढालों को 2 टुकड़ों में काट दिया। ज़ॉम्बी भालाधारी सैनिकों ने टूटी हुई ढालों को देखा और दर्द भरी चीखें निकाली। अरे नहीं, वे अपने साथियों को बुला रहे हैं, कियाओ जुइंग ने हैरानी से कहा। जब शीकुन का समूह अराजकता में घिर गया, तो जुआन ने गुफा के भीतर और गहराई में जाने का फैसला किया। वह पहले शरण लेने की सोच रहा था। शीकुन और ज़ॉम्बी सेना के आपस में थक जाने का इंतजार करने के बाद चुपके से उनके पास से निकलकर गुफा से भागने की योजना बना रहा था। शीकुन ने जुआन के भागने को तुरंत भांप लिया और उसका पीछा करने की कोशिश की। वह भी इस गुफा में जरूरत से ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। वह जल्दी से चुचुयान को अपने कब्जे में लेना चाहता था और जुआन को खत्म करके इस जगह से निकलना चाहता था। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि अगर जुआन और आगे बढ़ गया तो वह खुद सुरक्षित रह पाएगा या नहीं। हालांकि ज़ॉम्बी भालाधारियों के एक समूह ने उसका रास्ता रोक दिया था, इसलिए वह जुआन पर गुस्से से दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अचानक उसने देखा कि जुआन दौड़ना बंद कर दिया है। उसने अपने शिकार के कदमों की आहट कुछ पल के लिए रुकते हुए सुनी, फिर उसे पीछे हटते हुए देखा। ये देखकर शीकुन जोर से हंस पड़ा। हा, क्या हुआ? अब तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? पीछे हटते हुए जुआन गुफा की गहराई में देखता रहा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, भाई शिट, तुम एक साथ कितने ज़ॉम्बी भालाधारियों से निपट सकते हो? शीकुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसे प्रश्न समझ नहीं आया। तभी उसे गुफा की गहराई से व्यवस्थित मार्च की आवाज सुनाई दी।
ध्यान से देखने पर उसने गुफा के दूसरे छोर पर स्थित एक पत्थर के दरवाजे से ज़ोंबी भालाधारियों की कतारें बाहर निकलते हुए देखी। शिकुन दहशत से पीछे हट गया। तुम्हें धिक्कार है, जुआन, वह चिल्लाया। यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अध्याय 160। सबसे ज्यादा असर तो मुझे ही झेलना पड़ रहा है। अत्यंत भयभीत चेहरे के साथ शिकुन ने जुआन पर दहाड़ते हुए कहा कि वह दूर रहे। जाहिर सी बात है, जुआन उसकी बात सुनने वाला नहीं था। चुचुयान को बाहों में लिए वह सीधे शिकुन की ओर दौड़ा। अपने पीछे आ रहे ज़ॉम्बी भालाधारियों को देखकर शिकुन के दिमाग में जैसे कुछ फट पड़ा हो। उसने अपने जीवन में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी जितनी इस पल कर रहा था। हालांकि हालात ने उसे अपनी भावनाओं में डूबने का कोई मौका नहीं दिया। उसने तुरंत ज़ॉम्बी भालाधारियों से बचाव करने और भागने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल किया। अगर वह असफल होता तो वह गिर जाता। युवा स्वामी, सावधान रहें। क्याओ जुइंग ने अपनी कुछ लताओं को शिकुन की ओर मोड़ा ताकि उसकी ओर बढ़ रहे कुछ ज़ॉम्बी भालाधारियों को रोका जा सके। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी लकड़ी की शक्ति मरे हुओं को रोकने में कारगर थी, संभवतः इसलिए क्योंकि यह जीवन शक्ति से जुड़ी हुई थी। शिकुन की तूफानी तलवारें चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ज़ॉम्बी भालाधारियों के शरीरों से नोचने के लिए न तो मांस था और न ही खून, भले ही वह किसी तरह उनकी ढालों को भेदने में कामयाब हो जाता। परिणामस्वरूप वह खुद को एक बेहद निराशाजनक स्थिति में पाता है। अगर मैं भी उनसे लड़ने में संघर्ष कर रहा हूं तो जुआन को अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि वह बहुत कमजोर है ना? इस समय उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि जुआन जिंदा है या मर गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से चुचुयान पर केंद्रित था। उसने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि जुआन ज़ॉम्बी भालाधारियों के बीच तेजी से इधर उधर भाग रहा था और वार करने के मौके का इंतजार कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके हर वार से एक ज़ॉम्बी भालाधारी मारा जा रहा था। ये बात समझ में नहीं आती। उसकी ताकत और गति ज्यादा से ज्यादा मेरी बराबर ही है। शिकुन अचंभित था। उसने स्वयं ज़ॉम्बी भालाधारियों की रक्षात्मक क्षमता का अनुभव किया था और वे निश्चित रूप से ऐसे कमजोर लोग नहीं थे जिन्हें एक ही बार में मारा जा सके। एक पल रुकिए, क्या वह भाला है? शिकुन ने अचानक देखा कि जुआन के हाथ में एक भाला था जो ज़ॉम्बी भालाधारियों के भालों जैसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे जमीन से उठा लिया हो। उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत अपने दोनों साथियों को आवाज लगाई, ज़ॉम्बी के हथियार इस्तेमाल करो, वे उनके खिलाफ कारगर हैं। ये शब्द कहते ही उसने तुरंत जमीन पर गिरे भालों में से एक को उठाया और उसे लहराने लगा। भाला चलाने में कुशल न होने के बावजूद उसने पाया कि जिन भी ज़ॉम्बी पर वह वार कर पाता था उनकी गति लगभग 50% धीमी हो जाती थी, जिससे उस पर दबाव कम हो जाता था। किसने सोचा होगा कि यह भाला वास्तव में इतनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करेगा? शिकुन ने जाते समय इन भालों का एक जत्था अपने साथ ले जाने का सोचा। शायद ये किसी तरह के बेहद शक्तिशाली हथियार हों। क्याओ जुइंग और बाकी चौथे दर्जे के साधकों ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। उन सभी ने एक एक भाला उठाया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे कम से कम फिलहाल तो टिके रहने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि जुआन ने अधिकांश ज़ॉम्बी भालाधारियों को शिकुन की ओर सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया था, लेकिन उनमें से 5 ने उसका पीछा करने पर जोर दिया था। मुझे नीचे उतारो, चुचुयान ने कमजोर आवाज में कहा। जुआन ने अपना सिर हिलाया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। चुचुयान ने बेबसी से आह भरी, मुझे पकड़े हुए इतने सारे ज़ॉम्बी भालाधारियों से निपटना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, उसने समझाया। पहले मुझे एक कोने में उतार दो और उनसे लड़ो। जब काम हो जाए तो बस मुझे उठाओ और चले जाओ। अरे, मुझे आपकी बात समझने में गलती हो गई, जुआन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसने उसे गुफा के एक कोने में धीरे से लिटा दिया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर वह मुड़ा और 5 ज़ॉम्बी भालाधारियों की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी सूरजमुखी प्रेत शक्ति का भरपूर उपयोग किया, चारों ओर नाचते हुए अपने हाथों में पकड़े भाले से विरोधियों पर वार किया। हालांकि भाले के संचालन में निपुणता की कमी के कारण उसे ज़ॉम्बी भालाधारियों की ढालों को भेदकर उनके शरीर पर प्रहार करना मुश्किल लगा। अपने हमलों का समय ध्यानपूर्वक तय करें। उस सटीक क्षण का इंतजार करें जब वे हमला करने की कोशिश करें, चुचुयान ने कहा। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह जुआन को अपनी जान की कीमत पर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। ब्राइटन मून शहर की गणित की धुरंधर होने के नाते उसकी युद्ध क्षमता और अनुभव जुआन से कहीं अधिक थे। जुआन ने सिर हिलाया। वह ज़ॉम्बी भालाधारियों के बीच फुर्ती से घूमता रहा और उनके हमलों को उकसाता रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उनमें से एक ने अपना भाला आगे बढ़ाने के लिए अपनी ढाल को थोड़ा नीचे नहीं किया। फिर उसने तेजी से अपना भाला उस खाली जगह में घुसा दिया और सीधे उसकी छाती पर वार किया। उसी तरकीब का इस्तेमाल करते हुए उसने एक और ज़ॉम्बी भालाधारी के सीने पर सीधा वार किया और उसे मौके पर ही मार डाला। हालांकि जब उसका भाला अभी भी उसके शरीर में फंसा हुआ था, तभी अचानक उसका एक साथी आगे बढ़ा और उसके भाले का दूसरा सिरा पकड़कर उसे उसके हाथ से छीनने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो, जुआन ने जोर से चिल्लाते हुए भाले को बलपूर्वक पीछे खींचने का प्रयास किया। अचानक लगे झटके से ज़ॉम्बी भालाधारी आगे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी उसने हथियार को पकड़े रहने की जिद की। बस इसी तरह उन दोनों ने युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक हास्यास्पद रस्साकशी का खेल शुरू कर दिया। जब उसके हाथ व्यस्त थे, तभी बाकी बचे 2 ज़ॉम्बी भालाधारी सैनिक अगल बगल से आगे बढ़े और उसे मार गिराने की कोशिश करने लगे। जब ऐसा लग रहा था कि इस समन्वित हमले में जुआन का अंत हो जाएगा, तभी उसने अचानक अपना हाथ उठाया और भाले को खींच रहे ज़ॉम्बी भालाधारी के सिर में एक तीर मार दिया। ज़ॉम्बी भालाधारी उसे मूर्खतापूर्वक घूर रहा था। खेल भावना का क्या हुआ? यह एक सम्मानजनक लड़ाई होनी चाहिए थी। फिर आप छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपने ज़ॉम्बी स्पीयरमैन को 6 बार सफलतापूर्वक ट्रोल किया है। जुआन अपनी हंसी नहीं छिपा सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन ज़ॉम्बी सैनिकों में चेतना होगी। अफसोस की बात यह थी कि वे ज्यादा बुद्धिमान नहीं लग रहे थे, वरना वह और ज्यादा क्रोधन अर्जित कर पाता। लेकिन अगर वे वाकई ज्यादा बुद्धिमान होते तो उनके साथ निपटना उसके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होता। हालांकि उसका मन थोड़ा भटक रहा था, लेकिन उसका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ था। अपने सामने मौजूद ज़ॉम्बी भालाधारी को मार गिराने के बाद उसने तेजी से अपना भाला वापस खींच लिया और उसकी नोक को एक के बाद एक उसकी ओर बढ़ते हुए बाकी 2 ज़ॉम्बी भालाधारियों के शरीरों में घुसा दिया। 5 ज़ॉम्बी भालाधारियों को मार गिराने के बाद जुआन ने खुशी से मुड़कर चुचुयान को अपनी सफलता की खबर दी, लेकिन तभी वह डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। 3 ज़ॉम्बी कुल्हाड़ीधारी किसी तरह उस तक पहुंच गए थे और उनकी कुल्हाड़ियां उसकी ओर बढ़ रही थीं।
इसके बावजूद चुचुयान शांत भाव से देख रही थी और जरा भी आवाज नहीं कर रही थी। जुआन ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद भाले को बर्छी की तरह आगे फेंका, जिससे एक ज़ॉम्बी कुल्हाड़ीधारी तुरंत मारा गया। फिर उसने अपने छिपे हुए धनुष को उठाया और दूसरे को मार गिराया। अपने सनफ्लावर फैंटम की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह आखिरी समय में अंतिम ज़ॉम्बी के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और आखिरी क्षण में कुल्हाड़ी को रोक दिया। आसपास पड़े भालों में से एक को उठाकर उसने ज़ॉम्बी कुल्हाड़ी चलाने वाले की जान ले ली। ये सब हो जाने के बाद उसने चुचुयान की सावधानीपूर्वक जांच की। क्या तुम्हें चोट लगी है? तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? उसने हैरानी से कहा। तुम पहले एक खतरनाक स्थिति में थे और मैं तुम्हारा ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। वैसे भी मेरा काम तो पहले ही हो चुका है, अभी मरूंगा थोड़ी देर बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुचुयान का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, वैसे क्या तुम मुझे छूना बंद कर सकते हो? जुआन ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं बस ये देख रहा था कि आपको चोट तो नहीं लगी। मैं आपका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चुचुयान ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर चुप हो गई। इसी बीच अन्य ज़ॉम्बी भलाधारियों ने जुआन के हाथों अपने साथियों की दयनीय स्थिति देखी और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। उसके अनुमान के अनुसार उनकी संख्या लगभग 30 या 40 थी। चुचुयान के माथे पर तुरंत एक गहरी लकीर बन गई। जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। ये ठीक नहीं है, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ काबू में नहीं रख सकता। अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं तो तुम निश्चित रूप से मारी जाओगी। जुआन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, खासकर तब से जब उसने पहले गंभीर खतरे में होने के बावजूद कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। उसने झटपट उसे उठाया और आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बी भलाधारियों के बीचों बीच कूद पड़ा। उसे पहले पहल करके हमला करना था, न कि उन्हें घेरने देना। अगर ऐसा होता तो हालात बहुत खतरनाक हो जाते। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं और वह अपने सनफ्लावर फैंटम के साथ भाले का इस्तेमाल करने में तेजी से निपुण होता जा रहा था। उसने कई ज़ॉम्बी भलाधारियों पर सीधा वार किया और उनके शरीर प्रतिक्रिया करने से पहले ही जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मुझे पकड़े रहने के दौरान तुम सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारी गति और मुद्रा भी प्रभावित होती है। एक हाथ से भाला चलाना ठीक नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी ऊर्जा भी तेजी से खत्म हो रही है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। चुचुयान ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, क्या तुमने नहीं कहा था कि कीड़े मकोड़े सदियों से इस धरती पर आतंक मचा रहे हैं? मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जुआन ने कहा। अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी सुअ नहीं है, वरना उसे एक हाथ में पकड़कर लड़ना बहुत मुश्किल होता। तुम ही सुअ हो, चुचुयान ने शर्माते हुए बुदबुदाया। ये देखकर कि जुआन ने अपना मन बना लिया था, उसने आगे कुछ न कहने का ही निर्णय लिया, कहीं उसका ध्यान न भटक जाए। फिर भी चिंता की एक गहरी लकीर उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। इतने सारे ज़ॉम्बी भलाधारियों से एक साथ निपटना उसके लिए आसान नहीं था, यहाँ तक कि अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी, और अब तो और भी मुश्किल था जब उसे धोने के कारण उसे और भी परेशानी हो रही थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, चुचुयान को एहसास हुआ कि वह भी जुआन की ताकत को कम आंक रही थी। उसे कंधे पर उठाए होने के बावजूद भी वह फुर्ती से चल पा रहा था और उसके भाले का हर वार सटीक था, जिससे हर वार में एक ज़ॉम्बी भलाधारी की जान जा रही थी। वास्तव में वह अपनी चरम सीमा पर उसके बराबर ही प्रतीत होता था, कम से कम शक्ति और गति के मामले में। उसकी शक्तिशाली गतिशीलता को भी ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट था कि यदि वह अपनी मौलिक शक्तियों का उपयोग न करती तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाती। लगातार 23 ज़ॉम्बी भलाधारियों को मारने के बाद जुआन की चाल धीमी होने लगी। लगातार मेहनत का असर उस पर दिखने लगा था, जो उसकी तेज सांसों से जाहिर हो रहा था। एक हाथ में किसी व्यक्ति को उठाना और दूसरे हाथ में भाला चलाना थका देने वाला था और जुआन का दाहिना हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा था, लगभग सुन्न होने की कगार पर। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि वह जितने ज्यादा ज़ॉम्बी भलाधारियों को मारता गया, उतने ही ज्यादा ज़ॉम्बी उसकी तरफ ध्यान देने लगे। उनमें से ज्यादा ज़ॉम्बी शिकुन और उसके साथियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब वे उसकी तरफ हमला करने के लिए अलग हो रहे थे। धिक्कार है, क्या ज़ॉम्बी भी मेरे आकर्षण की ओर आकर्षित होते हैं? भाई शिट, तुम हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे तुम दुनिया के सबसे महान हो, तो अभी अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे सारे ज़ॉम्बी दोस्त अभी मेरी तरफ आ रहे हैं। जुआन चिल्लाया। शिकुन ने विनम्रता का मुखौटा पहनने की जहमत भी नहीं उठाई और तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, भाड़ में जाओ। पहले तो हम ही ज्यादातर ज़ॉम्बियों से निपट रहे थे ताकि तुम आराम से काम कर सको। बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो। स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा नुकसान उसी को उठाना पड़ रहा था और फिर भी अपनी प्रिय देवी को थामे हुए वह शिकायत करते हुए भी सबसे बड़ा श्रेय लेने का साहस कर रहा था। शिकुन को ऐसा लग रहा था मानो वह फट पड़ेगा। आपने शिकुन को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। दबाव में होने के कारण जुआन इस समय अपने क्रोध बिंदुओं की जांच नहीं कर पा रहा था। उसने अपने बाएं हाथ की पकड़ मजबूत की और चुचुयान को अपने करीब खींच लिया, साथ ही अपने दाहिने हाथ से उन ज़ॉम्बी भलाधारियों पर अपना भाला लहराता रहा। दुर्भाग्यवश उसकी गति और शक्ति दोनों में भारी कमी आ गई थी। जैसे ही उसने एक ज़ॉम्बी भलाधारी को मारा और अपना भाला वापस खींचने ही वाला था कि उसके एक साथी ने तुरंत अपना भाला चुचुयान की ओर बढ़ा दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें एहसास हो गया था कि इस समय चुचुयान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जुआन ने दांत पीसते हुए अपने शरीर को फिर से मोड़ा और चुचुयान के लिए वार सह लिया। तारांकन पुची, तारांकन। भाला जुआन के शरीर में धंस गया और उसकी दृष्टि के किनारों पर अंधेरा छा गया, मानो उसकी चेतना छीन लेने की धमकी दे रहा हो। वह पहले से ही कमजोर अवस्था में था और इस हमले ने उसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आजू, चुचुयान उत्सुकता से चिल्लाया। जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ। क्या तुमने बदले में मुझसे शादी करने के बारे में सोचा है? वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।